हिंदी। अध्याय 151 घेराबंदी। हर जगह मोटी धूल फैली हुई थी, जो इस ग्रह पर प्रकृति में अजीब है। सामान्य कणों के बजाय ये गुच्छों के रूप में थी, बर्फ के टुकड़ों या जले हुए कागज की राख के समान। धूल थोड़ी घनी महसूस हुई, जिस पर चलने पर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ठोस स्पंज पर चल रहे हो। शायद ये ग्रह के कमजोर गुरुत्वाकर्षण के कारण भी था। ऊपर से देखने पर अंडा बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन पास जाने पर लिन शेन को एहसास हुआ कि यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। इसका व्यास लगभग 1 मीटर था और उन्होंने अनुमान लगाया कि इसकी ऊंचाई 2 मीटर से अधिक होगी। ये धूल में फंस गया था, जिससे इसका मूल रंग और बनावट छिप गई थी। इसलिए लिन शेन ने एक तौलिया निकाला और धूल को पोंछ दिया। धूल के नीचे एक नीले रंग का स्टील का खोल पड़ा था, जिसका रंग कुशलता से गढ़े गए नीले स्टील की याद दिलाता था। बाहरी सतह पर पानी जैसी परत लगी हुई थी, जो अर्धपारदर्शी होने का भ्रम पैदा कर रही थी। एक बार जब लिन शेन ने उस पर से धूल हटाई, तो अंडे का असली रंग उसके सामने पूरी तरह से उजागर हो गया। कोई आत्मा पैटर्न नहीं है, लिन शेन ने उत्साह में कहा। आत्मा पैटर्न की अनुपस्थिति से संकेत मिलता है कि अंडा संभवतः आरोही स्तर का नहीं था, बल्कि स्टील स्तर के बेस वेरिएंट प्राणी जैसा लग रहा था। रिंग माउंटेन में हरे लावा के उच्च तापमान के बिना बेस म्यूटेशन एक शायद फूट नहीं सकता था। शायद अंदर अभी भी तरल अवस्था में है, लिन शेन ने डेथ पाउडर को बाहर निकालते हुए सोचा। इसे भाले में बदलकर उसने सीधे बेस म्यूटेशन अंडे पर वार किया। इतने प्रयास के बाद उसे भूख लगाई थी, इसलिए उसने सोचा कि कुछ खाने को मिल जाए तो बुरा नहीं होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। भले ही वह अंडे से निकला हो और एक उन्नत प्राणी न हो, लिन शेन को डर नहीं था। डिंग। डेथ पाउडर की कील ने अंडे पर नुकीली नोक से प्रहार किया, जिससे केवल एक कर्कश ध्वनि निकली तथा बेस म्यूटेशन अंडे के खोल पर कोई निशान नहीं छोड़ा। क्या यह इतना कठिन है? लिन शेन कुछ आश्चर्यचकित था। यद्यपि यह एक सामान्य वार था, परंतु उसकी वर्तमान शक्ति और डेथ पाउडर की तीव्रता के कारण मिश्र धातु अंडे को भी सीधे भेद दिया जाना चाहिए था। इससे लिन शेन को एहसास हुआ कि यह स्टील अंडा नहीं था, ये सिर्फ दिखने में ऐसा लग रहा था। ये संभवतः एक क्रिस्टल उत्परिवर्तन अंडा था। लिन शेन ने डेथ पाउडर को पकड़ लिया और फिर से वार किया, इस बार सुपर बेस आर्मर पियर्सिंग स्पाइक और सुपर बेस इंस्टेंटेनियस स्पीड का आह्वान किया। इन दो कौशलों की सहायता से क्रिस्टल बेस सामग्री में भी छेद किया जा सकता है। डिंग। एक और तीखी आवाज गूंजी और लिन शेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस प्रहार से भी अंडे के छिलके पर कोई निशान नहीं पड़ा। ये बहुत अजीब है। डेथ पाउडर के कौशल के साथ, यहाँ तक कि एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस अंडे पर भी कुछ निशान बचे रहने चाहिए, फिर भी कुछ भी नहीं है। क्या यह एक असेंशन अंडा हो सकता है? चिंतित होकर कि उसने कोई गलती की होगी, लिन शेन ने एक बार फिर विशाल अंडे का बारीकी से निरीक्षण किया। चाहे वह कैसा भी दिखता हो, अंडे पर आत्मा के पैटर्न का जरा सा भी संकेत नहीं था। वास्तव में, यह संभवतः एक असेंशन अंडा नहीं था। ये बहुत अजीब है। अगर यह आरोही अंडा नहीं है, तो यह इतना कठिन क्यों है? लिन शेन ने सोचा और फिर फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन को बुलाया। उसके सभी पालतू जानवरों में से फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन की विनाशकारी शक्ति अब सबसे अधिक प्रबल थी। फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन विशाल अंडे के सामने प्रकट हुआ। उसने दोनों हाथों से अपनी महान तलवार पकड़ी और अंडे पर सीधा वार किया। महान तलवार हिंसक बल के साथ विशाल अंडे पर गिरी और एक जोरदार आवाज के साथ फिर से सतह पर कोई खरोंच नहीं दिखाई दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये देखकर लिन शेन सचमुच आश्चर्यचकित हो गया। 41 की ताकत और एक तेज हथियार से लैस होने के बावजूद फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन कोई निशान छोड़ने में विफल रहा। आखिर इस विशाल अंडे का खोल कितना कठोर था? लिन शेन ने फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन को रुकने का आदेश नहीं दिया। उसने लगातार हमले जारी रखे। गोले पर लगातार वार के बावजूद एक भी निशान नहीं बन सका। लिन शेन के पास फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन को रुकने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि वह एक बार फिर विशाल अंडे को करीब से देख सके। क्या ये वास्तव में एक आरोही अंडा नहीं हो सकता है? लिन शेन संदेह से भर गया। लेकिन चाहे वह इसे कैसे भी देखे, इसमें कोई भी आत्मा पैटर्न नहीं था, और आत्मा पैटर्न के बिना ये संभवतः एक आरोही अंडा नहीं हो सकता था। ये निश्चित था। मैं तो बस कुछ खाना चाहता था, यह इतना मुश्किल क्यों है? लिन शेन कुछ उदास महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन भी उस पर कोई निशान नहीं छोड़ सका। ऐसा लग रहा था कि अंडा अटूट था।
जैसे ही लिन शेन अपनी निराशा में डूबा हुआ था, उसने अचानक एक दरार सुनी और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि अंडे के छिलके की सतह पर एक दरार दिखाई दी। दरार ऊपर से नीचे तक फैली हुई थी और उसे पूरी तरह से घेर रही थी। इससे पहले कि लिन शेन प्रतिक्रिया कर पाती, अंडे का छिलका दो हिस्सों में खुल गया। लिन शेन जल्दी से पीछे हट गया, उसकी नजर टूटे हुए हिस्सों के अंदर से निकल रहे प्राणी पर टिकी थी। जैसे ही खोल गिरा, लिन शेन ने अंदर एक अजीब प्राणी को सीधा खड़ा देखा। एक मानव प्राणी। लिन शेन ने एक नजर डाली और भी तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। ये प्राणी भारी कवच पहने हुए मानव जैसा था। इसका कवच मुख्यतः कांस्य जैसा था, जिसके किनारे हरे क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे। लिन शेन ने इससे पहले कभी इस तरह का बेस वेरिएंट प्राणी नहीं देखा था। स्टील तो स्टील था, क्रिस्टल बेस तो क्रिस्टल बेस था, लेकिन इस प्राणी में स्टील और क्रिस्टल बेस दोनों के गुण मौजूद थे। चूंकि रिंग माउंटेन बहुत ऊंचा नहीं था और गुरुत्वाकर्षण भी बहुत कमजोर था, इसलिए लिन शेन को शिखर तक पहुंचने में केवल कुछ ही छलांगे लगी। पीछे मुड़कर उसने देखा कि बेस वेरिएंट प्राणी की आंखें उसके चेहरे के नीचे से हरे रंग की चमक छोड़ रही थीं और उसे ठंडे भाव से घूर रही थीं। लिन शेन के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। शुरू में उसने सोचा था कि जन्म के बाद ये जीव सबसे पहले अंडे का छिलका खाएगा, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। उसने शंख की ओर एक नजर भी नहीं डाली, उसका ध्यान पूरी तरह से उस पर ही केंद्रित था। नहीं, जब लिन शेन प्रार्थना कर रहा था, तो प्राणी ने अचानक अपने पैर मोड़ लिए और एक शक्तिशाली ठोकर के साथ हवा में छलांग लगा दी। इसकी छलांग ने शरीर को तोप के गोले की तरह पहाड़ की चोटी पर लिन शेन की ओर धकेल दिया। ओह चलो, मेरे पीछे आने के बजाय कुछ खाओगे नहीं। लिन शेन शिखर से नीचे कूद गया। इसी समय उन्होंने अपना पेट लांच निकाला और बिग रेड बुल को बाहर निकाल दिया। जब वह जमीन पर उतरा, तो वह बिग रेड बुल की पीठ पर पूरी तरह से सवार था और तुरंत ही घोड़े को पूरी गति से भागने के लिए प्रेरित किया। शिखर पर उतरते ही बेस वेरिएंट प्राणी ने भागते हुए बिग रेड बुल पर नजर डाली और भी तेज गति से उसका पीछा करते हुए पहाड़ से नीचे छलांग लगा दी। लिन शेन को ये जानकर निराशा हुई कि बिग रेड बुल उनसे अधिक तेज नहीं थी तथा उनके बीच का अंतर और भी कम होता गया। लिन शेन को लगा कि वह फंस गया है। वह न तो भाग सकता था, न ही वह लड़ाई में जीत सकता था। वह काफी मुश्किल में था। यदि उस प्राणी का कवच पहले से ही इतना कठोर था, तो उसकी ताकत और भी अधिक होगी। वह उससे कैसे लड़ेगा? लिन शेन ने पीछे मुड़कर देखा और प्राणी पर एक कमजोर स्थान देखा। हालांकि वह स्थान उसकी छाती और पेट के बीच में था। गति के अंतर के कारण उस पर सीधे निशाना लगाना मुश्किल होने वाला था। ये देखकर कि भागना व्यर्थ था, लिन शेन ने दौड़ना बंद कर दिया। अपने दांतों को भींचते हुए उसने अपनी दोहरी बंदूकें निकाली और लगातार गोलियां चलाता रहा, एक के बाद एक पालतू जानवरों को जमीन पर छोड़ते हुए उस प्राणी को घेर लिया। भले ही मैं तुम्हें मार न सकूं, लेकिन तुम्हें फंसाना काम कर जाएगा। मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बस एक ही वार करना है, लिन शेन ने गंभीरता से सोचा। एक पल में लिन शेन ने अपने सभी क्रिस्टल बेस और उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों को लॉन्च कर दिया और उस प्राणी को 20 से अधिक पालतू जानवरों से घेर लिया। 20 से अधिक क्रिस्टल आधारित जीव सभी दिशाओं से उस इकाई पर टूट पड़े। लिन शेन को उसे नुकसान पहुंचाने की उम्मीद नहीं थी। जब तक वह उसे फंसा सकता था, वह पर्याप्त था। उत्परिवर्ती बिग रेड बुल ने बढ़त ले ली और हमला कर दिया। सफेद जेड टाइगर और ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन ने बाएं और दाएं से हमला किया और 3 उत्परिवर्ती ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड आकाश से सीधे उसकी आंखों और गर्दन पर निशाना साधते हुए गिरे। अन्य क्रिस्टल आधारित जीव भी झुंड में आ गए। भले ही वे उसे मार न सकें, पर वे उसे पकड़ने के लिए दृढ़ थे। शायद वह अभी अभी पैदा हुआ था और उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। इतने सारे पालतू जानवरों से घिरा होने पर उसने तुरंत अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति प्रकट कर दी। उसके शरीर पर उज्ज्वल क्रिस्टल प्रकाश पैटर्न की धाराएं चमकने लगी। क्रिस्टलीय रेखाएं जो मूल रूप से केवल कवच के किनारों पर थीं, जल्दी ही उसके पूरे कवच पर फैल गईं। एक क्षण में ही कवच रहस्यमय प्रकाश पैटर्न से ढक गया। पालतू जानवरों की भीड़ के हमले उसके शरीर पर पड़े, जो पूरी तरह से अप्रभावी थे। इसके बजाय उसने बिग रेड बुल के सिर पर लात मारी, जिससे वह हल्की तरह सैकड़ों मीटर पीछे की ओर चला गया। सफेद जेड टाइगर और काले क्रिस्टल स्टोनमैन एक एक हाथ में सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिए गए, जिससे वे जमीन पर गिर गए और बड़े बड़े गड्ढे बन गए।
3 उत्परिवर्ती काले बख्तरबंद सेंटीपीड उसके सिर से चिपके रहे, काटने और पंजों से मारने लगे, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। उन्हें उसके हाथों से पकड़ लिया गया, जो पीछे हट गए थे, और हिंसक रूप से जमीन पर पटक दिया गया। युवा, सचमुच बहुत युवा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भले ही वह उन अजीब प्रकाश पैटर्न का उपयोग न करता, लिन शेन के पालतू जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। अब जब वह प्रकाश पैटर्न की शक्ति का उपयोग कर रहा था, तो ये स्पष्ट रूप से अपनी स्वयं की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खपत कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के, लिन शेन ने अपने सभी क्रिस्टल आधारित प्राणियों को इसमें खुद को झोंकने का आदेश दिया, और इसे खत्म करने के लिए अपनी जान की कीमत चुकाने को तैयार हो गए। बख्तरबंद युद्ध देवता जैसे प्राणी ने एक क्रिस्टल आधारित प्राणी के सिर को मुक्का मारकर उड़ा दिया, तथा फिर एक अन्य क्रिस्टल आधारित प्राणी के सीने पर लात मारी, जिससे एक बड़ा छेद हो गया। लिन शेन ने और अधिक पालतू जानवरों को तैनात करना जारी रखा, अपने सभी मिश्र धातु पालतू जानवरों को निकाल दिया, केवल जियाओए, जेयाना, डेथ पाउडर और फ्रॉस्ट स्पोर्ट्समैन को रखा। बेस वेरिएंट प्राणी बिल्कुल भी रूढ़िवादी नहीं था। जब मिश्र धातु पालतू जानवर झपटते थे, तब भी ये पूरी ताकत से हमला करता था। एक के बाद एक मिश्र धातु पालतू जानवरों को नष्ट होते देख लिन शेन को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वास्तव में प्रसन्नता हुई। उसने चुपचाप अपने उत्परिवर्ती और क्रिस्टल आधारित प्राणियों को ढीला छोड़ दिया, जिससे मिश्र धातु पालतू जानवरों को मौत का सामना करने के लिए पहले जाने दिया। आखिरकार वह अभी अभी पैदा हुआ था, और शक्तिशाली होने के बावजूद उसकी बुद्धि पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। निर्णय क्षमता की कमी थी, और सहन शक्ति भी एक चिंता का विषय थी। अन्य बेस वेरिएंट प्राणी जो अभी अभी पैदा हुए थे, ऊर्जा की पूर्ति के लिए अपने अंडों के छिलकों का सेवन कर लेते थे। उसने अपने अंडों के छिलके नहीं खाए और लिन शेन का पीछा करने के लिए बाहर निकल गया, और अब कमियां स्पष्ट होने लगी थीं। जैसे ही प्रत्येक मिश्र धातु पालतू जानवर गिरता, उसके शरीर पर प्रकाश पैटर्न धीरे धीरे मंद होने लगते। जैसे जैसे उसने देखा कि उसके पालतू जानवर कम संख्या में मारे जा रहे हैं, और जब मिश्र धातु के पालतू जानवर विनाश के करीब थे, बेस वेरिएंट प्राणी पर प्रकाश पैटर्न अस्थिर हो गए, और कोई भी उसकी ताकत और गति में गिरावट को स्पष्ट रूप से देख सकता था। बेशक चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो जाए, प्रकाश पैटर्न के बिना भी लिन शेन के पालतू जानवरों को मारने में अभी भी कोई समस्या नहीं थी, जो अभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इसमें हमेशा प्रकाश पैटर्न का उपयोग किया गया था, जो कि अत्यधिक, पुनर्तः अनावश्यक और अप्रिय था। अंततः बेस वेरिएंट प्राणी पर प्रकाश पैटर्न पूरी तरह से गायब हो गए, और लिन शेन के हाथों में 2 लांच थे, जो पालतू कैप्सूल से भरे हुए थे, और उसने एक बार फिर उन पर पागलपन से फायर किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि अब लोड किए गए कैप्सूल केवल आंशिक रूप से मिश्र धातु से बने थे, अधिकांश स्टील से बने थे। तेजी से निकट आते पालतू जानवरों को देखकर बेस वेरिएंट प्राणी ने एक के बाद एक मुक्का मारा, जिससे उस पर दागे गए पालतू जानवर सीधे विस्फोटित हो गए। बैकवोट। उसकी उत्तेजना को देखते हुए उसने अपनी ओर आ रहे कई क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों को लात मारकर भगा दिया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। लेकिन एक कुशल योद्धा भी कई हमलावरों से नहीं लड़ सकता, और अंततः उसे ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन ने पीछे से पकड़ लिया। सामान्यतः यदि वह पकड़ में भी आ जाए, तो भी क्रिस्टल बेस लेवल को उससे कोई खास परेशानी नहीं होगी। लिन शेन ने तेजी से गोली चलाई। ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन द्वारा पकड़े जाने के बावजूद बेस वेरिएंट प्राणी अभी भी अविश्वसनीय रूप से भयंकर था, एक के बाद एक पालतू कैप्सूल को फोड़ता हुआ जो उसकी ओर उड़ रहा था। जब व्हाइट जेड टाइगर और बिग रेड बुल ने उस पर हमला किया, तो विवश बेस वेरिएंट प्राणी ने हवा में छलांग लगाई और अपनी पीठ से चिपके ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को भी अपने साथ ले लिया, तथा बीच छलांग में ही उनके हमले से बच गया। शेष 2 काले बख्तरबंद सेंटीपीड, जो अभी तक नहीं मारे गए थे, ने अपने पंख फड़फड़ाए और उस पर हवाई हमला बोल दिया। आखिरकार बेस वेरिएंट प्राणी कोई आरोही नहीं था। हवा में दिशा बदलने में असमर्थ होने के कारण उसने प्रत्येक हाथ से एक काले बख्तरबंद सेंटीपीड को पकड़ लिया। जहां तक स्टील के पालतू जानवरों की बात है, जो लिन शेन उस पर सीधे हमला कर रहा था, बेस वेरिएंट प्राणी के पास अब उनकी परवाह करने का समय नहीं था। मिश्र धातु के पालतू जानवर जो उसके शरीर से टकराए, वे मुड़कर ढेर हो गए, कुछ तो तुरंत ही टुकड़ों में बिखर गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब बेस वेरिएंट प्राणी खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, तो अचानक उसने लिन शेन का चेहरा अपनी आंखों के सामने आते देखा। अप्रस्तुत बेस वेरिएंट प्राणी को लिन शेन ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर से मारा। उसका शरीर तुरंत अकड़ गया, और यहाँ तक कि उसके हाथ जो काले बख्तरबंद सेंटीपीड को कुचलने की कोशिश कर रहे थे, वे भी रुक गए।
बेस वेरिएंट प्राणी को बोर्ड की तरह कठोर देखकर लिन शेन को अपने भीतर खुशी की लहर महसूस हुई। एक्यूपॉइंट सीलिंग वास्तव में एक दिव्य तकनीक है, यहाँ तक कि इस तरह के शक्तिशाली बेस वेरिएंट प्राणी को भी मैंने लकवाग्रस्त कर दिया है। बेस वेरिएंट प्राणी लगातार कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा, मानो वह किसी भी क्षण एक्यूपॉइंट सीलिंग से मुक्त हो सकता है। जैसे ही बेस वेरिएंट प्राणी का शरीर फिर से हिलना शुरू हुआ, लिन शेन ने एक बार फिर जोरदार प्रहार किया, जिससे प्राणी का शरीर फिर से अकड़ गया। यह आदमी वास्तव में बहुत ताकतवर है, लिन शेन ने कहा, उसके सामने खड़े होकर और बेस वेरिएंट प्राणी को भागने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रुक रुक कर अधिक दबाव डालते हुए। ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता, मुझे उसे मारने या उसे वश में करने का कोई तरीका निकालना होगा, लिन शेन ने निराश होकर खुद से कहा। न तो उसे मारने में सक्षम है और न ही उसे वश में करना जानते हैं। लिन शेन ने दूसरों को ये कहते हुए सुना था कि कैसे ओयांग युडू ने जंगली क्रिस्टल आधारित प्राणियों को वश में किया था और कहा था कि वह क्रिस्टल आधारित प्राणी के ऊपर तब तक रहता था, चाहे वह कितना भी छटपटाए, जब तक कि वह पूरी तरह से थक न जाए, और तब वह प्राणी अंततः उसे अपना स्वामी स्वीकार कर लेता था। लिन शेन को लगा कि यह इतना आसान नहीं हो सकता। अगर पालतू बनाने के लिए सिर्फ उन पर सवार होना जरूरी है, तो बेस वेरिएंट प्राणियों को पालतू बनाने की चाहत रखने वाले एस्केंडर्स के लिए यह बहुत आसान होगा। फिर भी अब तक ओयांग युडू के अलावा ऐसा लगता है कि किसी और ने जंगली बेस वेरिएंट प्राणी को पालतू नहीं बनाया है। इसलिए लिन शेन ने सोचा कि प्राणी को वश में करने में ओयांग युडू की सफलता की कुंजी उस समय से संबंधित होनी चाहिए जब वे दोनों झील में गिर गए थे। दुर्भाग्य से उस दौरान ओयांग युडू ने जो किया उसे किसी ने नहीं देखा, और लिन शेन चाहकर भी इसे नहीं सीख सका। उन्होंने त्वरित सूची बनाई। जो विभिन्न पालतू जानवर बचे थे वे थे बिग रेड बुल स्टोनमैन, व्हाइट ज़ैड टाइगर और 2 ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड, और सभी अलग अलग स्तर पर घायल थे। फ्रॉस्ट स्पोर्ट्समैन और डेथ पाउडर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, क्योंकि उन्हें शुरू से ही लड़ाई में शामिल होने का आदेश नहीं दिया गया था। केवल 3 क्रिस्टल बेस पालतू जानवर और 2 मिश्र धातु पालतू जानवर बचे, जिसके परिणामस्वरूप लगभग पूर्ण विनाश हो गया। उसे स्थिर करने की इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी लिन शेन ने अपना लक्ष्य पूरा किए बिना पीछे हटने से इनकार कर दिया। मैं उसे कैसे वश में कर सकता हूँ, लिन शेन ने सोचा, क्योंकि उसने थोड़े कम घायल ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन और उत्परिवर्तित बिग रेड बुल को बेस वेरिएंट प्राणी के अंडे के छिलके को वापस लाने के लिए रिंग माउंटेन भेजा था। कुछ ही देर में ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन और बिग रेड बुल ने अंडे के छिलके के दोनों हिस्सों को खींच लिया। बेस वेरिएंट प्राणी ने अपने सामने पड़े अंडे के छिलके को देखा और उसके भाव में थोड़ा परिवर्तन दिखाई दिया। हालांकि उसकी निगाहें नर्म नहीं पड़ी, बल्कि वह और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। वह प्राणी अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था, एक्यूपॉइंट सीलिंग नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह थोड़ा हिलने में सक्षम हुआ, लिन शेन ने तुरंत एक और उंगली तकनीक लागू की। अपनी चाबी दे दो और वे तुम्हारी हो जाएंगी, लिन शेन ने अंडे के छिलकों की ओर इशारा करते हुए कहा। बेस वेरिएंट प्राणी ने लिन शेन को बुरी तरह घूर कर देखा, या तो वह समझ नहीं पाया कि उसने क्या कहा या फिर उसके शब्दों के प्रति घोर तिरस्कार दिखा रहा था। नहीं सुनोगे? तो चलो बस इसे जारी रखो और देखो तुम कितने समय तक टिक सकते हो, लिन शेन ने उग्रता से कहा। उसके पास वास्तव में कोई बेहतर विकल्प नहीं था, क्योंकि उस प्राणी का शरीर बहुत मजबूत था और उसके पास उसे मारने के लिए कुछ भी नहीं था। भले ही वह उसे मार सकता था, लिन शेन वास्तव में ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। इसे मारने से केवल कुछ सामग्री ही प्राप्त होगी, लेकिन यदि वह इसे अपना पालतू जानवर बना सके तो ये कहीं अधिक उपयोगी होगा। अपनी शारीरिक शक्ति और विनाशकारी क्षमता के साथ पूरी तरह से सक्रिय प्रकाश पैटर्न अवस्था में यह आरोही स्तर के प्राणियों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। लिन शेन को उम्मीद नहीं थी कि यह आरोही स्तर के प्राणियों को मारने में सक्षम होगा, उसे बस एक आरोही अंडे के खोल को तोड़ने के लिए इसकी आवश्यकता थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस ग्रह पर बहुत सारे आरोही प्राणी और आरोही अंडे थे और लिन शेन ने खाने के लिए उनमें से कुछ चुराने की योजना बनाई। लेकिन असेंशन अंडे बहुत कठोर थे और उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वह उन्हें तोड़ सके। यदि वह इस प्राणी को वश में कर ले तो समस्या हल हो जाएगी। इस समय कोई बेहतर योजना न बनाते हुए लिन शेन ने शियाओ और शियाना को बुलाया। यद्यपि वे भी फेज जाइट फैटी की तरह मांस और रक्त से बने थे, फिर भी वे इस ग्रह के पर्यावरण के अनुकूल खुद को ढाल सकते थे। जाओ बेस म्यूटेशन फ्लूइड इकट्ठा करो, लिन शेन ने उन्हें मृत पालतू जानवरों से बेस म्यूटेशन फ्लूइड इकट्ठा करने का आदेश दिया।
ऐसा नहीं था कि लिन शेन भावनाहीन था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए यदि उसे अन्य भोजन नहीं मिल पाता तो उसे जीवित रहने के लिए बेस म्यूटेशन द्रव पर निर्भर रहना पड़ता। जियाओ और जियाना ने लिन शेन के हाथों से पानी की थैलियां ली और मृत पालतू जानवरों से बेस म्यूटेशन फ्लूइड इकट्ठा करने चले गए, एक ऐसा कार्य जिसके लिए केवल वे ही उपयुक्त थे। अन्य पालतू जानवर बहुत अनाड़ी थे, वे लड़ तो सकते थे लेकिन ऐसे नाजुक काम करने में असमर्थ थे। जबकि जियाओ और जियाना ने बेस म्यूटेशन द्रव एकत्र किया, लिन शेन बेस वेरिएंट प्राणी के साथ गतिरोध में था। थोड़ी देर बाद बेस वेरिएंट प्राणी के शरीर पर अचानक लाइट पैटर्न चमक उठे। लिन शेन के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया और वह जल्दी से उसके एक्यू पॉइंट को सील करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इस बार लाइट पैटर्न की सुरक्षा के कारण उसकी उंगलियों की ताकत बिल्कुल भी अंदर नहीं घुस पाई। प्राणी का संघर्ष बंद नहीं हुआ और उसकी गति की सीमा धीरे धीरे बढ़ती गई। अच्छा नहीं, लिन शेन ने जल्दी से अपने पालतू जानवरों को वापस ले लिया और तेजी से दूर चला गया। जैसे ही लिन शेन ने सोचा कि वह भारी नुकसान उठाने जा रहा है, उसने अचानक देखा कि जियाना ने कैप्सूल रूप में वापस जाने के उसके आदेश का पालन नहीं किया था, बल्कि इसके बजाय बेस वेरिएंट प्राणी की ओर बढ़ गया था, जो प्रकाश पैटर्न में अधिक से अधिक कवर हो रहा था और लगभग फिर से चलने में सक्षम था। क्या हो रहा है? वह एक स्टील लेवल है, वह उस बेस वेरिएंट प्राणी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती, है न? जैसे ही लिन शेन जियाना के इरादों के बारे में हैरान था, उसने उसे बेस वेरिएंट प्राणी के सिर के ऊपर एक चीनी मिट्टी का लौकी रखते देखा। ये वह नहीं था जिसकी लिन शेन ने उम्मीद की थी। उसने सोचा था कि जियाना लौकी को गले लगाएगी और बेस वेरिएंट प्राणी पर चिल्लाएगी, अगर मैं तुम्हें बुलाऊं तो क्या तुम जवाब देने की हिम्मत करोगे? लौकी को प्राणी के सिर पर रखने से, जो थोड़ी बहुत हरकत कर पा रहा था, अचानक उसकी हरकतें पूरी तरह बंद हो गईं, यद्यपि उसका शरीर और भी अधिक हिंसक रूप से हिलने लगा। बेस वेरिएंट प्राणी के सिर पर रखी चीनी मिट्टी की लौकी का वजन असीम लग रहा था, जो इतनी जोर से दबा रही थी कि वह मुश्किल से हिल पा रहा था और उसे उससे लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। इसके प्रकाश पैटर्न उज्जवल हो गए, फिर भी इसका शरीर नीचे की ओर दबा हुआ था। जियाना इतनी भयंकर है, लिन शेन ने अचंभित होकर देखा। बैकवोट जियाना उस चीनी मिट्टी के बर्तन को हर दिन अपने हाथ में पकड़ती थी, जो बिल्कुल भी भारी नहीं लगता था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली निकला। बेस वेरिएंट प्राणी की ताकत के साथ भी यह इतना अधिक शक्तिशाली था कि इसका शरीर नीचे और नीचे धंसता गया, अपने प्रयासों के बावजूद चीनी मिट्टी के लौकी के दमन से मुक्त होने में असमर्थ रहा। लिन शेन ने मन ही मन अनुमान लगाया कि यह संभवतः जियाना के कौशल में से एक था, न कि चीनी मिट्टी का लौकी वास्तव में इतना भारी था। फिर भी स्टील स्तर पर एक कौशल जो इस तरह के बेस वेरिएंट प्राणी को दबाने में सक्षम था, वह काफी चौंकाने वाला था। इससे लिन शेन को प्राचीन क्षेत्र के राजा के साथ उनके रिश्ते पर और भी अधिक संदेह हो गया। बेस वेरिएंट प्राणी का पूरा शरीर कांप उठा, उसका आधा शरीर जमीन में धंस गया, फिर भी वह दमन से बच नहीं सका। उसके कांपते शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो संभवतः उसका कवच भी टूट जाएगा। अचानक बेस वेरिएंट प्राणी ने जोर से चीख मारी और फिर अपने माथे से एक छोटी सी चाबी थूक दी। लिन शेन बहुत खुश हुआ, उसने चाबी पकड़ी और फिर उसे चाबी के छेद में डाल दिया। लिन शेन ने चाबी की जांच की, लेकिन बेस वेरिएंट प्राणी अभी भी नहीं हिला और यह बेस म्यूटेशन अंडे में परिवर्तित नहीं हुआ। जियाना ने आगे बढ़कर चीनी मिट्टी के बर्तन को हटा लिया और तभी बेस वेरिएंट प्राणी का शरीर अचानक बदल गया, जो जल्द ही एक छोटे पालतू कैप्सूल में बदल गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। आपने एक सुपर बेस पालतू जानवर प्राप्त किया है, ड्रैगन हंटर जीविस। घड़ी एक अधिसूचना के साथ कंपन करती है, एक संदेश प्रदर्शित करती है। जीवेस का क्या मतलब है? क्या यह उसका नाम है? पालतू जानवरों के वास्तव में नाम होते हैं। लिन शेन कुछ हद तक चौंक गया, किसी पालतू जानवर का नाम होना कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लिन शेन ने जल्दी से ड्रैगन हंटर जीवेस के बारे में विस्तृत जानकारी देखी, क्योंकि एक बेस वेरिएंट प्राणी के नाम ने उसे बहुत आकर्षित किया। ड्रैगन हंटर जीवेस सुपर बेस क्रिस्टल आधारित प्राणी विकसित करने योग्य। शक्ति 41, गति 41, कठोरता 41, कठोरता 41, आधार उत्परिवर्तन दर 100%, जन्मजात कौशल सुपर बेस ड्रैगन पैटर्न, सुपर बेस ड्रैगन सोल, सुपर बेस ड्रैगन स्लेयर, सुपर बेस हॉट ऑफ द ग्रेव।
ड्रैगन हंटर जिविस, महान योद्धा जो दुष्ट ड्रैगन का शिकार करता है, ड्रैगन शिकारियों में सबसे शक्तिशाली। सुपर बेस ड्रैगन पैटर्न, हर बार जब जिविस एक दुष्ट ड्रैगन को मारता है तो उसकी ड्रैगन आत्मा उसके शरीर पर अंकित हो जाती है। जब ड्रैगन पैटर्न सक्रिय होते हैं तो ड्रैगन आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। सुपर बेस ड्रैगन सोल, ड्रैगन के रक्त में स्नान करने से प्राप्त काया, लगभग अमर शरीर। सुपर बेस ड्रैगन स्लेयर, इसमें ड्रैगन प्रकार के प्राणियों को दबाने की शक्ति है। सुपर बेस हॉर्ट ऑफ द ब्रेव, हॉर्ट ऑफ द ब्रेव की स्थिति में सभी विशेषताओं और कौशलों को एक निश्चित वृद्धि प्राप्त होती है। लिन शेन ने पहले कभी किसी पालतू जानवर के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी नहीं देखी थी। हालांकि ड्रैगन हंटर जीवेई के गुण फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन से बहुत अलग नहीं थे, लेकिन युद्ध क्षमता बहुत अलग थी। जीवेइस के पास 4 कौशल थे और उन चारों को असामान्य कहा जा सकता था। उनकी युद्ध शक्ति से यह स्पष्ट था कि इतने सारे कौशल संवर्धन के साथ उनकी युद्ध शक्ति किसी औसत असेंशन से कम नहीं थी। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जीवेइस के साथ क्या मैं चुपके से उन असेंशन एग्स को नहीं चुरा सकता था? उसके पास ड्रैगन हत्या करने की प्रतिभा है, जिसका अर्थ है कि ड्रैगन प्रकार के प्राणियों के खिलाफ नुकसान बढ़ जाता है। उसे उन असेंशन एग्स को तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। लिन शेन को लगा कि उसका भविष्य उज्जवल था। इससे पहले इतने सारे पालतू जानवरों को खोने का दुख एक पल में पूरी तरह से दूर हो गया। ड्रैगन शिकारी जिविस को बुलाया और उसे पहले अपने अंडे का छिलका खाने का आदेश दिया। लिन शेन की नजर फिर जियाओए और जियाना पर पड़ी। वह लगातार उन्हें आंक रहा था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि उनकी जन्मजात कुशलताएं कुछ रहस्यमयी हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह महज रहस्य नहीं है। स्टील लेवल पर ड्रैगन हंटर जीविस को दबाने में सक्षम होना वास्तव में बहुत दुर्जेय था। उसी स्टील स्तर पर लिन शेन इतने सारे अग्नि बीज कौशल के साथ अभी भी जीवेस को दबा नहीं सका। फिर भी जियाना सिर्फ एक चीनी मिट्टी के बर्तन के साथ ऐसा करने में कामयाब रही। लिन शेन ने महसूस किया कि यह केवल कौशल की शक्ति के कारण नहीं था। उसका ध्यान जियाना के हाथों में रखी चीनी मिट्टी की लौकी की ओर गया और उसके मन में कई विचार कौन थे। उसके दिल में एक परिकल्पना थी, अगर खजाने का बक्सा वास्तव में प्राचीन क्षेत्र के राजा का खजाने का बक्सा था, तो क्या ऐसी संभावना थी कि शियाओए और शियाना के पास जो चीनी मिट्टी के बर्तन थे, वही प्राचीन क्षेत्र के राजा को वास्तव में सबसे कीमती लगते थे? अन्यथा ये समझाना बहुत कठिन था कि एकमात्र स्टील लेवल प्राणी के हाथ में कोई वस्तु इतनी भयानक कैसे हो सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उनके हाथों में मौजूद चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर सकता हूँ? लिन शेन ने लालच से उनके हाथों में मौजूद चीनी मिट्टी के बर्तनों को देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कुछ आभास हो गया था, इसलिए शियाओए और शियाना ने सहज रूप से अपने चीनी मिट्टी के बर्तनों को कसकर पकड़ लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन शेन ने जल्दी से अपनी आंखों में लालच को छुपाया और ईमानदारी से बोला, जियाओए, जियाना, मुझे तुम्हारे चीनी मिट्टी के बर्तन देखने दो। उन्होंने तुरंत ही चीनी मिट्टी के बर्तन को अपने हाथों में ले लिया और पीछे मुड़े, जैसे वे किसी चोर से सावधान हो रहे हों, लेकिन स्पष्टतः वे उसे चोर को सौंपने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम दोनों मेरे हो, मुझसे क्यों डरते हो? लिन शेन ने अपने दिल में बुदबुदाया। दूसरी बार सोचने पर लगा कि वे किसी भी तरह से भाग नहीं सकते थे। भविष्य में उनके पास बहुत समय और अवसर होंगे। धीरे धीरे उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर उसे चीनी मिट्टी के बर्तन प्राप्त करने का मौका मिलना तय था। खजाने के साथ खूबसूरत पालतू लड़कियां, यह एकदम सही है। अगर वे इंसान होती तो मैं उनसे शादी करना चाहता और उन्हें अपनी पत्नियों के रूप में घर ले जाना चाहता। लिन शेन को ये भी एहसास हुआ कि अगर जियाओए और जियाना के हाथों में चीनी मिट्टी के बर्तनों से परिचित कोई व्यक्ति उन्हें देख लेता तो वह वाकई बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। मुझे भविष्य में और अधिक सतर्क रहना चाहिए, लिन शेन ने खुद को आंतरिक रूप से चेतावनी दी। जिवीस ने अपने सभी अंडों के छिलके खा लिए थे और ऐसा लग रहा था कि वह काफी हद तक ठीक हो गया है। उसकी ताकत पूरी तरह से बहाल हो गई है। अच्छी चीजें खाने के बजाय तुम मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो और मेरे पालतू क्यों बन रहे हो? लिन शेन ने विजयी भाव से जिवेइस को देखा, उसकी जानकारी को फिर से जांचा और वह अभी भी बहुत प्रभावशाली था। तुमने मेरे बहुत सारे पालतू जानवरों को मार दिया है, अब तुम्हारे लिए अपना कर्ज चुकाने का समय आ गया है। लिन शेन ने अपना सामान पैक किया और जिवेइस के साथ दूसरे रिंग माउंटेन की ओर चल दिया। ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड्स में से एक को खो दिया गया तथा शेष 2 भी बुरी तरह घायल हो गए तथा उनमें लड़ने की शक्ति भी नहीं बची थी। बिग रेड बुल और स्टोन मैन को भी काफी चोटें आई हैं, लेकिन कोई घातक घाव नहीं है।
उन्हें कुछ बेस म्यूटेशन फ्लूइड खिलाने से वे कुछ समय बाद ठीक हो सकते हैं। अजीब बात यह है कि व्हाइट जेड टाइगर को सबसे हल्की चोटें आई थीं। लिन शेन मूल रूप से यात्रा के लिए उस पर सवार होना चाहता था, लेकिन जब वह चलता था तो वह बहुत ऊबड़-खाबड़ होता था, जो काफी असुविधाजनक था, इसलिए उसे खुद ही चलना पड़ा और संयोग से अमर दरबार पर कदम रखने का अभ्यास करना पड़ा। ये वास्तव में चमत्कारी था। लिन शेन एक ही समय में 3 अलग अलग विकास कौशल की खेती कर रहा था, फिर भी वे एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते थे, कोई संघर्ष नहीं था। वह नहीं जान सकता था कि किसकी सहनशीलता अधिक मजबूत थी जिसने इस परिणाम को जन्म दिया था। वह चलते समय अमर न्यायालय पर कदम रखना का अभ्यास कर सकता था, सोते समय जीवन के लिए लालच और मृत्यु के भय का अमृत का अभ्यास कर सकता था। केवल चरम वातावरण में ही विकास सिद्धांत स्वचालित रूप से काम करेगा। तीनों विकास कौशल बस एक आदर्श संयोजन थे। एक विशाल रिंग माउंटेन के ऊपर चढ़ते हुए लिन शेन ने पाया कि रिंग माउंटेन के अंदर पहाड़ की दीवारों पर हर जगह घोंसले थे और पेटेरोसॉर जैसे दिखने वाले आरोही प्राणी लगातार घोंसलों और हरे मैग्मा के बीच आवागमन कर रहे थे, जिनकी संख्या हजारों में होने का अनुमान था। लिन शेन ने एक नजर में एक विशिष्ट ब्लू टेरोसॉर को देखा। इसका आकार सामान्य ग्रीन क्रिस्टल टेरोसॉर की तुलना में काफी बड़ा था, और जहां आम टेरोसॉर हरे रंग के होते हैं, यह नीले रंग का था, जो उत्परिवर्ती गुणवत्ता का एक स्पष्ट संकेतक था। लिन शेन को और भी अधिक ईर्ष्यालु बनाने वाली बात यह थी कि नीले टेरोसॉर के घोंसले के भीतर एक नीले खोल वाला असेंशन अंडा भी था, जो स्पष्ट रूप से एक उत्परिवर्ती अंडा था। क्या अफसोस की बात है, यहाँ बहुत सारे पेटेरोसॉर हैं, म्यूटेंट एग चुराने का कोई मौका नहीं है। लिन शेन ने काफी देर तक देखा, लेकिन आखिरकार हार मानने का फैसला किया। वह इस तरह के जोखिम के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। कई और रिंग पर्वतों का दौरा करने के बाद भी जब उन्हें कोई अच्छा अवसर या लावा मुक्त पर्वत नहीं मिला तो वे आगे बढ़ गए। एक और रिंग माउंटेन पर चढ़ते हुए लिन शेन ने अंदर देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। रिंग माउंटेन की भीतरी दीवार पर एक मंच पर एक पत्थर का घोंसला था जिसमें 3 हरे क्रिस्टल अंडे थे, जो मानव सिर के आकार के थे, और उनके खोल पर ट्राइसेराटॉप्स के समान प्रकाश पैटर्न थे। रिंग माउंटेन के अंदरूनी भाग की छानबीन करने के बाद उन्हें कोई अन्य प्राणी दिखाई नहीं दिया। लिन शेन ने एक बार फिर गहनता से देखा और फिर भी उसे कोई अन्य प्राणी नहीं मिला, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने व्हाइट जेड टाइगर को नीचे भेज दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सफेद जेड टाइगर मंच पर उतरा, चारों ओर देखा और कोई खतरा न पाकर एक असेंशन अंडा पकड़ लिया और वापस ऊपर छलांग लगा दी। उस सनकी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मुझे मारने का उसका प्रयास वास्तव में मेरे लिए एक बड़ा फायदा बन गया। लिन शेन ने असेंशन अंडे को पकड़ लिया, लगभग उत्साह महसूस करते हुए। यह एक एसेंशन पालतू जानवर था, जिसे बेचने पर निश्चित रूप से ऊंची कीमत मिलेगी। कई यात्राओं के बाद व्हाइट जेड टाइगर तीनों असेंशन अंडे बाहर लाने में कामयाब रहा। लिन शेन ने रुकने की हिम्मत नहीं की, उसने असेंशन अंडे लिए और भाग गया और जल्दी से खुद को उस रिंग माउंटेन से दूर कर लिया। एक गहरा गड्ढा ढूंढकर लिन शेन उसके अंदर बैठ गया और अपने सामने 3 आरोही अंडे व्यवस्थित कर दिए। इन आरोही अंडों से थोड़े समय में ही बच्चे नहीं निकलने चाहिए, है ना? लिन शेन ने सोचा कि इन 3 अंडों का क्या किया जाए। अधिकतम लाभ के लिए तीनों असेंशन अंडों को वापस लाना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वे निस्संदेह अच्छी कीमत पर बिकेंगे। दुर्भाग्य से वह केवल स्टील स्तर पर था, और भले ही वह असेंशन पालतू जानवरों को वश में कर लेता, वे कैप्सूल अवस्था में बदल जाते और असेंशन स्तर तक पहुंचे बिना सक्रिय नहीं होते। जब वह इस विषय पर सोच रहा था, अचानक उसे दूर से एक क्रोधित गर्जना सुनाई दी। लिन शेन खड़ा हुआ और गड्ढे से बाहर झांका, तो उसने एक विशाल हरे क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स को पिछले रिंग माउंटेन की दिशा से आक्रमण करते हुए देखा, जो संभवतः 3 असेंशन अंडों का मालिक था। ये दृश्य देखकर लिन शेन चौंक गए, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उन्हें कुछ अप्रत्याशित चीज दिखी। रिंग माउंटेन से निकले ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स बर्फ की एक परत से ढके हुए लग रहे थे, जो लगातार जमती जा रही थी। ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स की गति उतनी तेज नहीं थी जितनी लिन शेन ने कल्पना की थी, यह उससे कहीं अधिक धीमी लग रही थी जिसे उसने पहले झेंग हुयुआन के साथ देखा था। क्या ये हो सकता है कि आरोही जीव रिंग पर्वत को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि बाहर का वातावरण उन्हें नुकसान पहुंचाता है? लिन शेन को आश्चर्य और खुशी का मिश्रण महसूस हुआ। ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स को अपनी ओर बढ़ते देख उसने तुरंत गोली चला दी और जीवेस को छोड़ दिया।
जैसे ही जिविस जमीन पर उतरा, उसने अपनी ओर बढ़ते ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स पर नजर डाली और उसके प्रकाश पैटर्न तुरंत चमक उठे। एक गर्जना के साथ ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स ने एक ग्रीन क्रिस्टल ट्राइडेंट उगल दिया और उसे हवा में जीवेस की ओर फेंक दिया। ड्रैगन हंटर लिन शेन ने जीवेस को घबराहट से देखा। उसे संदेह था कि क्या उसकी क्षमताएं उन्नत प्राणियों से मुकाबला कर सकती हैं, या ड्रैगन स्लेयर के पास ड्रैगन प्रकार के प्राणियों का दमन वास्तव में कितना मजबूत था। आखिरकार यह एक बेस वेरिएंट था जो असेंशन को चुनौती दे रहा था। चुनौती के स्तर में यह सचमुच एक बड़ी छलांग थी। ग्रीन क्रिस्टल ट्राइडेंट हवा में उसकी ओर तेजी से बढ़ा। जिविस के शरीर पर ड्रैगन पैटर्न और भी ज्यादा चमकने लगे। जब तक ट्राइडेंट उसके ऊपर नहीं आ गया, जिविस ने अचानक से एक तरफ हटकर ग्रीन क्रिस्टल ट्राइडेंट की शाफ्ट को पकड़ लिया। एक तीव्र ऊपर की ओर झटके के साथ ग्रीन क्रिस्टल ट्राइडेंट ने जिविस को आकाश की ओर उठा लिया तथा उसे दूर धकेलने के प्रयास में हवा में लहराने लगा। दुर्भाग्य से त्रिशूल के लिए जिविस ने शाफ्ट को कसकर पकड़ रखा था। चाहे वह उसे कितनी भी जोर से हिलाने की कोशिश करे, वह दूर नहीं फेंका गया। हरे क्रिस्टल ट्राइडेंट पर बर्फ की एक दृश्यमान परत बन गई, जिससे ये साबित हुआ कि इस ग्रह के पर्यावरण ने जीवन आधारों को भी प्रभावित किया है। ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स ने गर्जना की क्योंकि त्रिशूल ने अचानक दिशा बदल दी और ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स की ओर उड़ चला। ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स के 3 सींग सीधे जिविस की ओर इशारा कर रहे थे, जो अभी भी त्रिशूल से चिपका हुआ था। अगर वह नहीं छोड़ता तो वह सीधे सींगों से टकरा जाता और तुरंत ही छेद हो जाता। जैसे ही त्रिशूल ट्राइसेराटॉप्स तक पहुंचा, जिविस ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। ऐसा लगा कि वह उस प्राणी पर वार करने वाला था। उसने अचानक अपनी पीठ को झुकाया और अपनी भुजाओं से खुद को त्रिशूल के शाफ्ट पर धकेल दिया और उसके ऊपर भारी रूप से उतरा। त्रिशूल का मूल प्रक्षेप पथ उसे ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स के सिर के ऊपर से ले जाना चाहिए था, लेकिन जिविस की अचानक छलांग के कारण त्रिशूल का मार्ग तेजी से नीचे की ओर मुड़ गया। अविश्वसनीय गति और निकटता के कारण ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था और त्रिशूल उसके अपने सिर में घुस गया। ठीक इसी तरह एक उन्नत प्राणी मारा गया। ये कितना अच्छा है। ड्रैगन हंटर जिवेस में वास्तव में कुछ खास है, लिन शेन ने बड़े आश्चर्य से देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि वह ये भी जानता था कि जिविस वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स को उसने जिस तरह से साफ सुथरा तरीके से मारा, वह सिर्फ उसकी ताकत की वजह से नहीं था। ग्रह के वातावरण ने उसके मूल प्राणियों पर एक मजबूत नकारात्मक प्रभाव डाला। ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स ने अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं किया था, इसलिए जिविस ने उसे आसानी से मार डाला। ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स की गति को देखकर कोई यह अनुमान लगा सकता है कि इसकी गति शायद 50 से थोड़ी अधिक थी। लिन शेन इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। जेंग गुयुआन का सामना करने के विपरीत, जहां उसकी आंखें उसके जीवन आधार की गति के साथ नहीं रह सकती थीं। आखिर इस ग्रह पर क्या हो रहा है? यहाँ पैदा होने वाले जीव अपने पर्यावरण के अनुकूल क्यों नहीं ढल पाते, केवल रिंग माउंटेन के भीतर ही जीवित रह पाते हैं? लिन शेन संदेह से भरा हुआ था। एक असेंशन स्तर के सुपरसोर्स ट्राइसेराटॉप्स को मार डाला। एक फर्स्ट टन स्पिरिट बेस सुपरसोर्स ट्राइडेंट की खोज की। घड़ी ने एक संकेत भी प्रदर्शित किया। वास्तव में ये सिर्फ एक फर्स्ट टन स्पिरिट बेस है। लिन शेन ने पहले ही तियानशिन से आरोही स्तरों के बारे में कुछ बातें सीख ली थीं। जीवन आधार पहले आरोहण स्तर पर पहुंचने पर संघनित होते हैं और वे अन्य प्राणियों के जीवन आधारों को खाकर बढ़ सकते हैं। अधिकतम वृद्धि मूल्य 100 अंक है। 100 अंक तक पहुंचने पर व्यक्ति अगले स्तर पर चढ़ने का प्रयास कर सकता है। हालांकि व्यक्ति ऊपर न चढ़ने का विकल्प भी चुन सकता है, इसके बजाय जीवन आधारित पुनर्जन्म का विकल्प चुन सकता है। विकास मूल्य को 0 पर रीसेट कर सकता है, लेकिन इस बार 110 अंकों की ऊपरी सीमा के साथ। एक बार जब वृद्धि मूल्य पुनः अधिकतम पर पहुंच जाता है, तो एक और पुनर्जन्म का विकल्प उपलब्ध होता है, जिससे वृद्धि मूल्य की ऊपरी सीमा 120 अंक तक बढ़ जाती है। जितनी बार कोई पुनर्जन्म लेता है, उसकी ऊपरी सीमा उतनी ही अधिक होती है और जीवन आधार उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। फिर भी प्रत्येक पुनर्जन्म के साथ विकास मूल्य को बढ़ाने की कठिनाई भी बढ़ती जाती है। प्रथम बारी में किसी भी स्पिरिट बेस को निगलने से विकास मूल्य में कई अंकों की वृद्धि हो सकती है, लेकिन कुछ बारी के बाद प्रथम बारी स्पिरिट बेस का उपयोग करने से विकास मूल्य में शायद ही कोई वृद्धि होगी। ऐसा कहा जाता है कि 10वीं बारी सबसे अधिक होती है, और यदि 10वीं बारी का जीवन आधार अपने विकास मूल्य को अधिकतम कर लेता है, तो इसकी शक्ति पहली बारी के जीवन आधार से दोगुनी हो सकती है।
लिन शेन दौड़कर गया और एक पानी की थैली का उपयोग करके सुपरसोर्स ट्राइसेराटॉप्स से असेंशन लिक्विड इकट्ठा किया। लिन शेन को नहीं पता था कि वह स्वयं असेंशन लिक्विड का उपयोग कर सकता है या नहीं, इसलिए उसने पहले इसे एकत्र किया और बाद में वेई वुफू से पूछा। कुछ और स्पिरिट बेस होना भी अच्छा होगा। साफ सफाई करने के बाद लिन शेन अफसरों की तलाश के लिए जिवेस को अन्य रिंग पर्वतों पर ले गया। अब यह जानकर कि यहाँ के जीवों को रिंग माउंटेन के बाहर प्रतिबंधित कर दिया गया है, लिन शेन को मानसिक शांति मिली। जब तक वह रिंग माउंटेन से दूर रहेगा उसे ज्यादा खतरा नहीं होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब लिन शेन अफसरों की तलाश में था, रियल्म किंग ग्रह पर कुछ बड़ा हुआ। 100 से अधिक बेस वेरिएंट की एक टीम रियल्म किंग ग्रह पर बेस वेरिएंट प्राणियों का शिकार करते समय एक बड़े पैमाने पर अल्ट्रा बर्निंग कोर का सामना करती है। हजारों अल्ट्रा बर्न योद्धाओं ने म्यूटेटर टीम को घेर लिया। 100 से अधिक म्यूटेटरों में से एक भी नहीं बच सका, सभी मारे गए। ऐसी घटनाएं थोड़े समय में कई बार घटित हुई थीं। प्रमुख परिवारों ने रियल्म किंग ग्रह में प्रवेश करने की अपनी योजनाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया था, क्योंकि उनके अपने म्यूटेटरों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती थी। रियल्म किंग ग्रह पर संसाधनों को छोड़ने के लिए अनिच्छुक प्रमुख परिवार सक्रिय रूप से समाधान की तलाश कर रहे थे। कई परिवार अल्ट्रा बर्निंग कोर को खत्म करने का प्रयास करने के लिए एक कुलीन टीम बनाने के लिए सेना में शामिल हो गए। कई प्रयासों के बाद मनुष्यों और अल्ट्रा बर्निंग कोर को जीत और हार का सामना करना पड़ा, लेकिन परिणाम असंतोषजनक रहे। गॉड्स लव बेस के ओयान परिवार ने प्रमुख परिवारों से संपर्क किया और बड़े पैमाने पर संयुक्त ऑपरेशन की तैयारी की। अल्ट्रा बर्निंग कोर के मुद्दे को पूरी तरह से हल किए बिना प्राप्त संसाधनों से नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। लिन शेन स्वाभाविक रूप से इन घटनाओं से अनभिज्ञ था, क्योंकि वह उस ग्रह पर विभिन्न सुपरसोर्स ड्रैगन का शिकार करने के अवसरों की खोज जारी रखता था। लगभग एक महीने के समय में लिन शेन ने ड्रैगन हंटर्स के साथ मिलकर केवल 3 आरोही प्राणियों को मारा था, जो सभी फर्स्ट टन सुपरसोर्स ट्राइसेराटॉप्स थे। मुख्य कारण ये था कि लिन शेन ने उन उन्नत दिखने वाले आरोही प्राणियों को छूने की हिम्मत नहीं की और उसने सामुदायिक आरोही प्राणियों को भड़काने की हिम्मत नहीं की। वह केवल कुछ एकाकी निम्न स्तर के आरोही प्राणियों के पीछे जा सकता था, जिससे शिकार की गति काफी धीमी हो गई। केवल सुपरसोर्स ट्राइसेराटॉप्स ही अधिक एकाकी और निम्न स्तर के थे, इसलिए उन्हें ही निशाना बनाया गया। जैसे ही उल्टी गिनती समाप्त होने के करीब पहुंची, लिन शेन ने अपना सामान पैक कर लिया और अपने ग्रह पर लौटने का इंतजार करने लगा। मुझे आशा है कि वह अजीब व्यक्ति मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, लिन शेन ने मन ही मन प्रार्थना की। लिन शेन ने यह भी सोचा था कि अजीब व्यक्ति ने शायद सोचा होगा कि वह मर चुका है, इसलिए उनके द्वारा उसका इंतजार करने की संभावना अधिक नहीं थी। हालांकि किसी भी स्थिति के लिए लिन शेन ने फिर भी पूरी तैयारी कर ली थी। जैसे ही उल्टी गिनती समाप्त हुई, लिन शेन के सामने का दृश्य बदल गया और वह वापस एक परिचित स्थान पर आ गया। सुपरसोर्स ट्राइसेराटॉप्स के शव के पीछे छिपकर लिन शेन ने तुरंत अपने ड्रैगन हंटर जिवेस को बुलाया। उसकी 2 बंदूकों ने एक के बाद एक तेजी से गोलियां चलाईं और एक के बाद एक जानवर तेजी से उसके चारों ओर प्रकट हो गए। सौभाग्य से उस अजीब व्यक्ति का कोई निशान नहीं था और लिन शेन ने अंततः राहत की सांस ली। वह वास्तव में चला गया है। लिन शेन ने आकाश की ओर देखा। सूरज अभी तक अस्त नहीं हुआ था, इसलिए उसने रात में चुपचाप बेस पर वापस जाने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने तीनों आरोही प्राणियों के शवों को दफनाया और सूरज के अस्त होने की कठिन प्रतीक्षा के बाद लिन शेन चुपचाप डाक बट बेस पर वापस आ गया और दुकान पर अंकल लेई को खोजने चला गया। मिस्टर लिन शेन, आपको सुरक्षित देखकर बहुत अच्छा लगा, लेई ने कहा। जब उसने लिन शेन को देखा तो वह लगभग फूट फूट कर रोने लगा। इन दिनों लिन परिवार के लोग चिंता से पागल हो रहे थे। अगर लिन शेन को कुछ हो गया होता तो लेई को नहीं पता था कि वह लिन मियाओ को कैसे समझाएगा। अंकल लेई, क्या वह अजीब व्यक्ति अभी भी हमारे डाक बट बेस पर है? लिन शेन ने पूछा। नहीं, आपके जाने के बाद वह अजीब व्यक्ति भी चला गया और तब से उसे नहीं देखा गया है, लेई ने जवाब दिया। एक पल सोचने के बाद लिन शेन ने कहा, चलो अभी मेरी वापसी की खबर को गुप्त रखें। इसके अलावा एक और बात है, मैंने बेस के बाहर कुछ चीजें छिपाई हैं और तुम्हें उन्हें वापस लाने में मेरी मदद करनी होगी। वे कहाँ हैं? मैं लोगों को अभी वहां ले जाऊंगा, लेई ने कहा। कुछ भरोसेमंद लोगों को ढूंढो, कुछ बड़ी गाड़ियां और तिरपाल ले आओ। हम बाहरी लोगों को उन्हें देखने नहीं दे सकते। चलो साथ चलते हैं, लिन शेन ने निर्देश दिया। ठीक है, लेई ने सहमति जताई, कुछ उलझन में, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा।
जब लेई ने सुपरसोस ट्राइसेराटॉप्स के शवों को देखा तो वह तुरंत चौंक गया और अविश्वसनीय रूप से पूछा, लिन, क्या तुमने इन उन्नत प्राणियों का शिकार किया था? मिश्र धातु में पदोन्नति। बैकवोट। सुपरसोस ट्राइसेराटॉप्स की लाश को गोदाम में ले जाने के बाद लिन, शेन और लेई ने चर्चा की कि शवों से कैसे निपटा जाए और फिर अकेले अपने निवास पर वापस चले गए। घर पहुंचने पर उसने वेई वुफू को अपने ही आंगन में पाया, जिससे लिन शेन बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि उसके पास वेई वुफू से पूछने के लिए कई प्रश्न थे। वह सनकी। वेई वुफू ने लिन शेन को देखकर सीधे पूछा। लिन शेन ने वेई वुफू को सारी घटना बताई और कुछ प्रश्न भी पूछे। वेई वुफू ने अपना निर्णय देने से पहले काफी देर तक विचार किया। जहां तक उस विचित्र प्राणी की उत्पत्ति का प्रश्न है, वेई वुफू को भी कोई सुराग नहीं था। उसने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था, न ही वह जानता था कि वह विचित्र प्राणी मानव था या कोई विदेशी प्राणी। विचित्र प्राणी की उत्पत्ति को स्पष्ट करने में असमर्थ, लेकिन जब आरोही प्राणियों के बारे में कुछ प्रश्न आए तो वेई वुफू बहुत स्पष्ट थे। लिन शेन को निराशा हुई जब वेई वुफू ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में म्यूटेटर असेंशन लिक्विड का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें निहित ऊर्जा बहुत भयानक थी, यहाँ तक कि क्रिस्टल आधारित प्राणी का शरीर भी असेंशन लिक्विड द्वारा तत्काल जारी ऊर्जा का सामना नहीं कर सकता था और यह शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। एकमात्र अच्छी खबर यह थी कि वेई वुफू लिन शेन के लिए एक आदिम अंडा वापस लाया था। वेई, क्या तुम पहचान सकते हो कि इन दो आदिम अंडों में से कौन सा बेहतर गुणवत्ता का है? लिन शेन ने वेई वुफू को दिखाने के लिए तू शियाओदाओ द्वारा दिया गया आदिम अंडा निकाला। एड्स बाय पब फ्यूचर। नहीं मालूम, वेई वुफू ने सीधे अपना सिर हिलाते हुए कहा। लिन शेन की निराशा को देखकर वेई वुफू ने अपने साथ लाए प्राइमवल अंडे की ओर इशारा करते हुए कहा, प्राइमवल अंडा दुर्लभ है, इसे आजमाएं। आप कहते हैं कि यह आदिम अंडा दुर्लभ है? लिन शेन कुछ आश्चर्यचकित था। अगर वेई वुफू ने कहा कि यह दुर्लभ है तो यह विशेष होना चाहिए। काफी देर तक विस्तार से पूछने के बाद लिन शेन को अंततः समझ में आया कि वेई वुफू ने क्यों कहा कि यह आदिम अंडा दुर्लभ था। आधे महीने पहले तियानचिन के नीचे एक बेस म्यूटेशन जोन, जो मूल रूप से अगोचर था, एक जानवर की ज्वार के साथ फट गया और उनमें कई आरोही प्राणी भी थे। वेई परिवार ने जानवरों की लहर को पीछे हटाने के बाद सीधे बेस म्यूटेशन जोन में प्रवेश किया, उस म्यूटेशन पॉइंट को ढूंढा और इस आदिम अंडे को वापस ले आए। उन्होंने सोचा था कि यह एक असेंशन प्राइमवल अंडा है जो म्यूटेटर्स को ऊपर चढ़ने की अनुमति दे सकता है। हालांकि परीक्षण के बाद उन्होंने पाया कि यह अभी भी एक साधारण प्राइमवल अंडा था, न कि वह जो म्यूटेटर्स को ऊपर चढ़ने में सक्षम बना सके। ये बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि साधारण प्राइमवल अंडों से संक्रमित जीवों को आमतौर पर आरोहण स्तर तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है। इस आदिम अंडे से संक्रमित आधार उत्परिवर्तन क्षेत्र इतने सारे आरोही प्राणियों को जन्म दे सकता है। इसे एक आरोही आदिम अंडा होना चाहिए था, लेकिन यह नहीं था। वेई, तियानचिन में वास्तव में क्या चल रहा है? क्या 200 से अधिक वर्षों के बाद बेस म्यूटेशन जोन को साफ नहीं किया गया है? लिन शेन ने उलझन में पूछा। वेई वुफू ने कहा, इसे पकड़ना बहुत कठिन है। लिन शेन चौंक गया और जल्दी से विस्तार से पूछताछ की, तभी उसे तियानचिन की परिस्थितियों की गंभीरता का पता चला। 200 साल से भी अधिक समय पहले प्राइमवल अंडों को ले जाने वाले परिवहन पॉड्स दुनिया भर में फैल गए, जिससे कई बेस म्यूटेशन जोन बन गए। तियानचिन में केवल कुछ परिवहन पोत ही नहीं गिरे, बल्कि एक क्षतिग्रस्त परिवहन जहाज भी गिर गया, जो तियानचिन के निकट सीधे नीचे की ओर जा गिरा। महज संयोगवश जहां परिवहन जहाज गिरा, वहां पहले एक अथाह गड्ढा था और परिवहन जहाज धरती में गहराई तक जा गिरा तथा हजारों मीटर नीचे भूमिगत स्थान में विस्फोट हो गया। कोई नहीं जानता था कि भूमिगत स्थान में कितने आदिम अंडे बिखरे हुए थे और 200 से अधिक वर्षों तक वेई परिवार को हर साल गुफा से निकलने वाले सैकड़ों जानवरों के ज्वार को पीछे हटाना पड़ा। बैकवोट। वेई परिवार ने भी कई बार भूमिगत स्थान पर आक्रमण किया था। उनका उद्देश्य वहां मौजूद आदिम अंडों को पूरी तरह से नष्ट करना था। अफसोस की बात है कि जैसे जैसे वेई परिवार के सदस्य बड़े होते गए, वैसे वैसे भूमिगत अंतरिक्ष में मौजूद बेस वेरिएंट जीव भी बड़े होते गए। हालांकि उन्होंने सैकड़ों बेस म्यूटेशन जोन को पहले ही साफ कर दिया था, लेकिन बेस वेरिएंट जीवों की संख्या में कमी के बजाय सिर्फ बढ़ोतरी ही होती दिख रही थी, जिससे उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अभी भी अंदर मौजूद प्राइमवल अंडों की मात्रा कितनी है। ये कहा जा सकता है कि यदि वेई परिवार न होता तो सभी आधारभूत जीव भूमिगत अंतरिक्ष से बाहर निकल आते, जिससे संभवतः अधिकांश मानव ठिकानों का विनाश हो जाता।
इसके कारण वेई परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ी तथा 1000 से अधिक सदस्यों वाला उनका मूल वंश अब घटकर मात्र 13 रह गया। भूमिगत स्थान की रक्षा के लिए वेई परिवार के सदस्यों ने शायद ही कभी तियानचिन को छोड़ा। वेई परिवार के वे लोग जो उत्थान स्तर से परे थे, उन्होंने भी ब्रह्मांड में जाने के अपने अवसर का त्याग कर दिया था। भूमिगत अंतरिक्ष को दबाने के लिए वे तियानचिन में ही रह गए थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी तियानचिन के बाहर पैर नहीं रखा था। ये सब भूमिगत अंतरिक्ष में उभरी भयानक संस्थाओं को दबाने के लिए किया था। तियानचिन के वेई परिवार को मानवता की अंतिम रक्षा पंक्ति के रूप में सम्मानित किया गया, जो सबसे मजबूत रीढ़ थी, जिसे 200 से अधिक वर्षों के खून और आंसुओं के साथ साथ जीवन के सर्वोच्च बलिदान के माध्यम से अर्जित किया गया था। एक शहर के लिए 1000 लोग, एक रक्षा के लिए 100 साल, ये 8 शब्द रक्त और हड्डियों से गढ़ी गई एक किंवदंती थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वेई परिवार के सदस्यों के अलावा तियानचिन में अन्य लोग भी थे, जिनमें से कुछ ने भूमिगत स्थान की रखवाली में वेई परिवार की स्वेच्छा से सहायता की थी, जबकि अन्य वे म्यूटेटर थे जिन्हें प्रमुख परिवारों द्वारा वेई परिवार का समर्थन करने के लिए भेजा गया था। बेशक उनका समर्थन केवल वेई परिवार के लिए नहीं था, वे वास्तव में भूमिगत अंतरिक्ष के आधारभूत उत्परिवर्तन संसाधनों के लिए लालायित थे। विवरण जानने के बाद लिन शेन को समझ में आया कि वेई वुफू जैसा व्यक्ति क्यों अस्तित्व में आ सकता है, और शायद केवल वेई परिवार ही उसके जैसे व्यक्ति का पालन पोषण कर सकता था। हमारा कर्तव्य निर्विवाद है। जब लिन शेन ने पहली बार वेई वुफू को ये शब्द कहते सुना तो उसने सोचा था कि वेई वुफू बहुत जिद्दी हो रहा है। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो वेई परिवार की हट के बिना मानवता आज इस स्थिति में नहीं होती। बूढ़े वे, क्या आपके पास अपने उत्थान के लिए पर्याप्त आदिम अंडे हैं? लिन शेन ने आह भरते हुए पूछा। वेई वुफू ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी आधारभूत उत्परिवर्तन शक्ति का प्रयोग किया और एक बैंगनी क्रिस्टल कवच ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। क्रिस्टल बेस पर चढ़ गया। लिन शेन ने अपने दिल में बेहद प्रसन्नता महसूस की। बूढ़े वेई द्वारा दिए गए आदिम अंडों को एक तरफ रखकर लिन शेन अपने कमरे में लौट आया और उसी दिन मिश्र धातु में आरोहण के लिए आदिम अंडों का उपयोग करने की योजना बना रहा था। चूंकि वेई वुफू ने भी कहा कि वह नहीं जानता था कि तियानचिन कितने समय तक टिक सकता है, एक बार तियानचिन गिर गया तो एक लापरवाह अमीर आदमी का जीवन जीने में बहुत देर हो जाएगी। उसे तेजी से अपना स्तर बढ़ाना होगा। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद लिन शेन ने वेई वुफू द्वारा दिया गया आदिम अंडा निकाला और उसे सीधे निगल लिया। जिस क्षण आदिम अंडा उसके पेट में चला गया, लिन शेन के पेट में एक ठंडक फैल गई, जो तेजी से उसके पूरे शरीर में भर गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। पहली बार के विपरीत कोई कोकून नहीं बना, क्योंकि आधार उत्परिवर्तन कवच स्वतः ही सतह पर आ गया, जिसने लिन शेन के पूरे शरीर को ढक लिया। हालांकि इस बार आधार उत्परिवर्तन का कवच ठोस नहीं था, बल्कि एक गाढ़े तरल पदार्थ की तरह गतिशील था। विकास सिद्धांत स्वचालित रूप से कार्य करने लगा, जिससे अस्थि मज्जा तक ठंडक बढ़ गई। धीरे धीरे ठंड की अनुभूति गायब हो गई, उसका शरीर और अधिक गर्म होता गया, साथ ही कवच भी, जो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पिघला हुआ लोहा लिन शेन के शरीर से चिपक गया हो, मुड़ रहा हो, हिल रहा हो और रूप रंग ले रहा हो। लिन शेन को ऐसा लगा जैसे कि वह अपने शरीर के साथ प्रकाश की एक आकृति को ओवरलैप कर रहा है। तरल पदार्थ आकृति के समोच्च के साथ आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे प्रकाश के समान आकार में जम रहा था। बैकवर्ड सुपर बेस पैटर्न। स्टील लेवल कवच वास्तव में एक कीट के खोल की तरह है, अलंकृत और आकारहीन, जो केवल सुरक्षा की एक परत के रूप में शरीर पर फिट बैठता है। मिश्र धातु तक पहुंचने के बाद बेस म्यूटेशन सामग्री द्वारा परिवर्तित कवच स्पष्ट रूप से विभिन्न किनारों और रेखाओं के साथ कवच जैसा दिखता है। ये विकसित विकास कौशल से संबंधित है, क्योंकि कुछ कौशल मिश्र धातु कवच में बड़े पैमाने पर परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि अन्य के परिणामस्वरूप केवल मामूली परिवर्तन होते हैं। जब अलग अलग लोग एक ही इवोल्यूशन स्किल की खेती करते हैं तो उनके मिश्र धातु के कवच का डिजाइन एक जैसा होता है। हालांकि वे एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन वे आमतौर पर एक जैसे ही होते हैं। इस प्रकार कवच के डिजाइन के आधार पर विकास कौशल की पहचान करना एक विधि है, और सामान्य आधार परिवर्तन कौशल को पहचानना अपेक्षाकृत आसान है। 5 मौलिक विकास कौशलों को पहचानना और भी आसान है, क्योंकि इनके अभ्यासकर्ताओं की संख्या बहुत अधिक है। मूल विकास सिद्धांत को विकसित करने से आधार उत्परिवर्तन कवच में अधिक परिवर्तन होता है, तथा अन्य विकास कौशलों की तुलना में ये कवच के समान हो जाता है।
लेकिन यह विकास सिद्धांत की मुख्य विशेषता नहीं है, क्योंकि विकास सिद्धांत के अनुरूप आधार उत्परिवर्तन कवच में परिवर्तन की परिवर्तनशीलता इतनी व्यापक है, शैलियां बहुत भिन्न होती हैं, जिससे केवल आकार के आधार पर अंतर करना मुश्किल हो जाता है। विकास सिद्धांत को पहचानना अपेक्षाकृत आसान है, इसका कारण है कवच पर बने ग्लिफ पैटर्न। विकास सिद्धांत उन कुछ विकास कौशलों में से एक है, जिसके परिणामस्वरूप खेती के बाद कवच पर विशेष ग्लिफ पैटर्न बनते हैं, और ये ग्लिफ वास्तव में एक प्रकार की चित्रात्मक लिपि है। इसलिए यदि कोई आधार उत्परिवर्तन कवच पर चित्रात्मक ग्लिफ पैटर्न देखता है, चाहे वह कोई भी प्रतीक हो या कवच पर कहीं भी स्थित हो, इस बात की उच्च संभावना है कि विकास सिद्धांत का विकास किया जा रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन के बेस म्यूटेशन कवच में परिवर्तन, जब वह स्टील लेवल पर था, की तुलना में बहुत भिन्न है। मूल दर्पण प्रभाव अभी भी मौजूद है, लेकिन रंग और बनावट में कुछ बदलाव हुए हैं, स्टील के रंग से लेकर टंगस्टन स्टील जैसे काले रंग तक। अब यह एक काले दर्पण प्रभाव की तरह दिखता है, और यह पहले की तुलना में बनावट में बहुत सख्त लगता है। डिजाइन भी काफी खास है। जबकि ज्यादातर लोगों के कवच प्राचीन कवच की ओर झुके होते हैं, लिन शेन का बेस म्यूटेशन कवच ज्यादा आधुनिक सौंदर्य की ओर झुका हुआ है। रेखाएं सुंदरता की कमी के बिना तरल हैं, और अलग अलग किनारे अचानक महसूस नहीं होते हैं, जिससे तकनीक का एहसास होता है। कवच पर चित्रात्मक ग्लिफ पैटर्न भी हैं, उनमें से कई बड़े करीने से व्यवस्थित हैं और लगभग पूरे कवच को कवर करते हैं। हालांकि दर्पण के भीतर की छायाओं की तरह ये पैटर्न बहुत मंद हैं और बिना नजदीकी निरीक्षण के शायद ही ध्यान देने योग्य हैं। छाया जैसे पैटर्न न केवल कवच के समग्र सौंदर्य को बनाए रखते हैं, बल्कि वे मूल रूप से शुद्ध काले दर्पण प्रभाव में ठोसता का स्पर्श भी जोड़ते हैं। लिन शेन ने केवल दर्पण में अपने प्रतिबिंब पर नजर डाली और सोचा कि बेस म्यूटेशन का कवच अविश्वसनीय रूप से अच्छा था, लेकिन यह उसकी प्राथमिक चिंता नहीं थी। जहां तक सौंदर्य की बात है, लिन शेन को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। उसके लिए सबसे ज्यादा मायने जन्मजात कौशलों का था। उन्होंने प्राइमवल एंडो का प्रयोग किया, इसलिए मिश्र धातु तक पहुंचने के बाद जन्मजात कौशल प्राप्त न होने की संभावना लगभग शून्य थी। हालांकि प्राइमवल अंडों का उपयोग करने में एक स्पष्ट कमी भी है। आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि अंडा किस प्रकार का जन्मजात कौशल प्रदान करेगा, बिल्कुल एक यादृच्छिक ड्रॉ की तरह। लिन शेन को डर था कि कहीं उसे कोई जन्मजात कौशल न मिल जाए जिसका वह उपयोग न कर सके, जो काफी निराशाजनक होगा। उपयोगकर्ता सुपर बेस मिश्र धातु जीव विकसित करने योग्य। संख्या 31, गति 21, कठोरता 21, कठोरता 21, आधार परिवर्तन दर 1%, जीवन सिद्धांत जीवन शक्ति छत 300, आधार परिवर्तन प्रतिभा सुपर बेस परिवर्तन सुपर बेस पैटर्न। सुपर बेस पैटर्न प्रत्येक रहस्यमय चित्रलिपि दुनिया के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है और स्वयं को उन्नत करने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से विश्व की शक्ति को आकर्षित कर सकती है। लिन शेन ने सीधे अपनी घड़ी से अपनी जानकारी की जांच की, केवल इतना जानते हुए कि सुपर बेस पैटर्न एक ऐसा कौशल था जो स्वयं को मजबूत करने के लिए बाहरी ताकत खींच सकता था, लेकिन प्रभावशीलता परीक्षण होने तक अज्ञात थी। परिणाम चाहे जो भी हो, लिन शेन की कम से कम कई चिंताएं साकार नहीं हुई। हालांकि दूसरे प्राइमवल अंडे की गुणवत्ता अज्ञात थी, फिर भी वह सुपर बेस इवोल्यूशन से गुजरा और कौशल में कोई टकराव नहीं हुआ, इसके बजाय वे संगत प्रतीत हुए। असीम शक्ति अनुबंध से उसे जो वृद्धि प्राप्त हुई थी, वह अभी भी विद्यमान थी तथा उसकी पदोन्नति से प्राप्त शक्ति द्वारा उसे अधिलेखित नहीं किया गया था। अपनी पदोन्नति से पहले डेथ पाउडर ने उसे 10 अंक की ताकत प्रदान की थी। इन 10 अंकों के साथ उसने पहले ही मिश्र धातु स्तर पर 31 की ताकत हासिल कर ली थी, जो कि कुछ कमजोर क्रिस्टल बेस प्राणियों से भी अधिक शक्तिशाली थी। डेथ पाउडर अभी भी बढ़ रहा था, जिससे पता चलता है कि यह उसे ताकत प्रदान करता रहेगा। लिन शेन ने तुरंत सुपर बेस पैटर्न का उपयोग करके ये जांचा कि यह कौशल उसे कितना लाभ पहुंचा सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। सुपर बेस पैटर्न को सक्रिय करने पर दर्पण की सतह के नीचे छाया की तरह छिपे हुए चित्रलिपि एक साथ सफेद चमक के साथ खिल उठे। सफेद पैटर्न के साथ काला कवच, मानो चमक के अनगिनत बिंदु सभी दिशाओं से चमकते सफेद चिन्हों की ओर एकत्रित हो रहे हों। लिन शेन को अचानक अपने शरीर में ताकत का एक उछाल महसूस हुआ, बढ़ती शक्ति का एक प्रवाह, मानो वह सभी धाराओं और नदियों को अपने में समाहित कर रहा हो। लिन शेन आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों था, क्योंकि यह कौशल लगातार पुनःपूर्ति औषधि या बेस म्यूटेशन ड्रग पीने के समान था। इस कौशल के साथ वह बेस म्यूटेशन की शक्ति का लगभग अंतहीन उपयोग कर सकता था। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था।
इस कौशल के बिना भी विकास सिद्धांत के कारण वो लंबे समय तक बेस म्यूटेशन अवस्था में रह सकता था, यह कोई मुद्दा नहीं था। समस्या ये थी कि सुपर बेस पैटर्न की बाहरी ऊर्जा खींचने की क्षमता के साथ उसके सुपर बेस परिवर्तन की अवधि को बढ़ाया जा सकता था। जब तक अवशोषण दर खपत के साथ बनी रह सकती है, सैद्धांतिक रूप से वह अत्यधिक कमी के बारे में चिंता किए बिना अनिश्चित काल तक सुपर बेस परिवर्तन को बनाए रख सकता है। लिन शेन ने तुरंत अपने प्रयोग शुरू कर दिए, ये देखने के लिए कि क्या सुपर बेस पैटर्न द्वारा खींची गई शक्ति सुपर बेस परिवर्तन की खपत के साथ बनी रह सकती है। विभिन्न प्रयोगों के बाद लिन शेन ने एक समस्या की पहचान की। सुपर बेस पैटर्न का प्रभाव क्षेत्र निर्भर था। क्षेत्र जितना अधिक स्थिर होगा, जहां अधिक हवा, वर्षा, गड़गड़ाहट, भूस्खलन, सुनामी या अत्यधिक तापमान परिवर्तन नहीं होंगे, सुपर बेस पैटर्न का ऊर्जा अवशोषण उतना ही धीमा होगा। तूफानी मौसम या अत्यधिक ठंड या गर्मी वाले स्थानों में सुपर बेस पैटर्न अधिक तेजी से ऊर्जा खींचता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वातावरण जितना अधिक कठोर होगा, सुपर बेस पैटर्न उतनी ही तेजी से ऊर्जा खींच सकेगा। सामान्य परिस्थितियों में सुपर बेस पैटर्न द्वारा खींची गई ऊर्जा केवल सुपर बेस परिवर्तन की अवधि को बढ़ा सकती थी, लेकिन इसे अनिश्चित काल तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पर्यावरण जितना कठोर होगा, लिन शेन उतनी ही देर तक सुपर बेस चेंज को बनाए रख सकता था। सिद्धांत रूप में, जब तक पर्यावरण काफी खराब था, लिन शेन लगातार सुपर बेस चेंज का उपयोग कर सकता था। यहाँ तक कि साधारण वातावरण में भी सुपर बेस पैटर्न के संवर्धन के साथ आधे घंटे तक सुपर बेस परिवर्तन का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा सुपर बेस चेंज का उपयोग करने के बाद शरीर की अत्यधिक कमजोर अवस्था लंबे समय तक कमजोरी के बिना पहले की तुलना में तेजी से ठीक हो गई। अकेले सुपर बेस पैटर्न का उपयोग करने से लिन शेन को सहनशक्ति और धीरज दोनों में भारी वृद्धि मिली, जिसमें स्थायित्व पर प्राथमिक ध्यान दिया गया। एक निश्चित सीमा तक ऊर्जा संचित होने पर इसका आसपास के क्षेत्र पर भी एक निश्चित प्रभाव पड़ सकता है। सुपर बेस पैटर्न को एक सर्वांगीण बफ माना जा सकता है। एकमात्र निराशाजनक हिस्सा ये था कि यह वृद्धि केवल तब प्रभावी थी जब सुपर बेस पैटर्न सक्रिय था, एक अस्थायी बफ के रूप में कार्य कर रहा था। वेई वुफू की जरूरत कैसा है? वेई वुफू, जिन्होंने शायद ही कभी लिन शेन के लिए चिंता दिखाने की पहल की थी, ने अगले दिन उनसे मिलने पर उनकी ओर देखा और सक्रियता से पूछा। प्रभाव बहुत अच्छा है और कौशल के साथ कोई संघर्ष नहीं है। लिन शेन ने सीधे बेस म्यूटेशन कारपेस का उपयोग किया था, फिर सुपर बेस पैटर्न को सक्रिय किया। बुरा नहीं है, वेई वुफू ने लिन शेन का स्पष्टीकरण सुनने के बाद थोड़ा सिर हिलाकर जवाब दिया। बस बुरा नहीं। लिन शेन को थोड़ी निराशा महसूस हुई। वेई वुफू से उपलब्धि की भावना प्राप्त करना बहुत कठिन था। वेई वुफू ने कहा, मजबूत, मिश्र धातु, बहुत कमजोर। वेई, तुम अपने शब्दों में कुछ ज्यादा ही निर्दयी हो रहे हो। क्या तुम पहले मिश्र धातुओं के बारे में नहीं जानते थे? तुम कुछ दिन पहले ही क्रिस्टल बेस पर चढ़े हो और अब तुम मिश्र धातुओं को कमजोर बता रहे हो। लिन शेन का गला वेई वुफू के शब्दों से लगभग भर गया। उसकी उपेक्षा करते हुए वेई वुफू ने बाहर आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां हम चलते हैं। हमें रियल्म किंग ग्रह पर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? लिन शेन ने हैरान होकर पूछा। वेई वुफू ने धैर्यपूर्वक लिन शेन को समझाया, जिससे लिन शेन को समझ में आ गया कि वेई वुफू रियल्म किंग ग्रह पर क्यों जाना चाहता था। मूल रूप से लिन शेन ने सोचा था कि वेई वुफू रियल्म किंग टॉवर में रुचि रखते थे, खासकर इसलिए क्योंकि तियानचिन में उन्हें पालतू त्वरक लांचर जैसी वस्तुओं की बहुत आवश्यकता थी। वेई परिवार तियानचिन को नहीं छोड़ सकता था, इसलिए अन्य परिवारों के विपरीत वे एलियन दुनिया पर अपनी सेना स्थापित नहीं कर सकते थे और उन्हें एलियन तकनीक हासिल करने में कठिनाई हुई। उनके अधिकांश सामान अन्य परिवारों के साथ बेस म्यूटेशन संसाधनों का व्यापार करके प्राप्त किए गए थे। वे परिवार हमेशा ऊंची कीमत वसूलते थे, इसलिए वेई परिवार को इन वस्तुओं की बहुत आवश्यकता थी। उस समय लिन शेन को लगा कि वे परिवार वास्तव में मरने के लायक थे। क्या वे यह नहीं समझते थे कि यदि वेई परिवार गिर गया तो कोई भी भूमिगत स्थानों की रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा और पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी? हालांकि वेई वुफू की एक टिप्पणी ने लिन शेन को चुप करा दिया। अनिवार्य रूप से यदि ग्रह लोक समाप्त हो गया तो भी उनके पास उनके विदेशी दुनिया के परिवार होंगे और इसका प्रभाव उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। बाद में लिन शेन को एहसास हुआ कि वह सही था। जो लोग पहले से ही एलियन दुनियाओं पर पारिवारिक सेनाएं स्थापित कर चुके थे, उनके लिए ग्रह दुनिया कई प्रतिबंधों के साथ एक संसाधन विहीन ग्रह से ज्यादा कुछ नहीं थी। बेसवाद चिकन पसलियों के टुकड़े की तरह
त्यागने के लिए खेदजनक लेकिन स्वाद के लायक नहीं। उनके लिए मातृ गृह अब केवल नए लोगों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर, अपने युवाओं को प्रशिक्षित करने का स्थान मात्र रह गया था। वास्तव में जिन परिवारों के पास एलियन दुनियाओं पर अधिकार था, उनमें पैदा हुए युवा लोग शायद ही कभी अपने गृहलोक में लौटकर आते थे। वेई वुफू का रियल्म किंग ग्रह पर जाने का इरादा केवल रियल्म किंग टॉवर से पालतू लांचर प्राप्त करने के लिए नहीं था, वह मुख्य रूप से बड़ी संख्या में अल्ट्राबन हेलमेट और अल्ट्राबन युद्ध सूट प्राप्त करना चाहता था। वेई वुफू इन वस्तुओं को अपने लिए नहीं चाहते थे, बल्कि उन लोगों के लिए चाहते थे जो स्वेच्छा से तियानचिन में रहने और शहर की रक्षा में वेई परिवार की मदद करने आए थे। वेई वुफू ने पहले जो हेलमेट और युद्धक कपड़े लाए थे वे बहुत प्रभावी थे और उन्होंने फिर से अधिक संख्या में उन्हें लाने की योजना बनाई। रियल्म किंग प्लेनेट पर अल्ट्राबन योद्धाओं ने पहले से ही एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है, हर बार कम से कम हजारों के समूहों में तैनात हो रहे हैं। मुझे संदेह है कि वे सिर्फ हमला करने के लिए अपनी सेना को विभाजित कर रहे हैं, वास्तव में वे शायद पहले से ही एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं, जिनकी संख्या 20,000 से ज्यादा है और क्रिस्टल बेस पर 2,000 से ज्यादा है। अगर तुम और मैं ऐसी किसी सेना का सामना करते हैं तो शायद हमें बिना किसी नुकसान के वहां से निकल पाना मुश्किल होगा। लिन शेन ने अपनी वापसी के बाद से जो स्थिति देखी थी उसे याद किया। वेई वुफू स्पष्ट रूप से उससे अधिक जानता था और उसने 3 शब्द बोले, जिनशुई झील। यही एकमात्र विकल्प बचा है। लिन शेन ने सिर हिलाया, एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, मेरे पास एक आरोही स्तर की लाश और एक फर्स्ट टन स्पिरिट बेस है, क्या आप उन्हें अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई जरूरत नहीं। वेई वुफू को इन सामग्रियों में स्पष्ट रूप से रुचि नहीं थी, तियानचिन को और अधिक तकनीकी उत्पादों की आवश्यकता थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि आप उन्हें नहीं चाहते हैं तो क्या आप मुझे वेई परिवार के नाम से तियानचिन में इन वस्तुओं को बेचने में मदद कर सकते हैं और उन्हें किसी ऐसी चीज के साथ बदल सकते हैं जिसका मैं उपयोग कर सकता हूं, जैसे कि आदिम अंडे जो आरोहण को प्रेरित कर सकते हैं। लिन शेन अब इस बारे में सोच रहा था कि कैसे एक आदिम अंडा प्राप्त किया जाए जो उसे आरोहण करने की अनुमति देगा। आरोहण के सफल होने के लिए यह एक आदिम अंडा होना चाहिए, अन्यथा वह अपने सभी पिछले प्रयासों को बर्बाद कर देगा और डबल लाइफ बेस से चूक जाएगा। बैकवोट। हालांकि तियानचिन में भी ऐसे आदिम अंडे मिलना दुर्लभ है और बाहर तो और भी दुर्लभ है। विश्व में सभी आदिम अंडों की संख्या मिलाकर भी तियानचिन में मौजूद आदिम अंडों की संख्या के 1 अंश से भी कम है, बस कोई भी वहां मौजूद आदिम अंडों की सही संख्या दर्ज नहीं कर सकता है। असेंशन प्राइमल अंडा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को तियानचिन में रास्ता खोजना होगा। तियान, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, वेई वुफू ने उदासीनता से कहा। लिन शेन को पता था कि यह असंभव है, उसने अपने कंधे उचका दिए और कुछ नहीं कहा। एक पल सोचने के बाद लिन शेन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी पहचान नहीं बता सकता। वह अजीब आदमी सोचता है कि मैं पहले ही मर चुका हूँ। अगर उसे पता चला कि मैं अभी भी जीवित हूँ तो वह मुझे फिर से परेशान करने आ सकता है। अभी मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मेरे स्वर्गारोहण के बाद अगर वह मुसीबत की तलाश में आएगा तो मुझे डर नहीं लगेगा। अभी नहीं। वेशभूषा। वेई वुफू को नहीं पता था कि लिन शेन ने खुद को कैसे छिपाने की योजना बनाई थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद को कैसे भी छिपा ले, लड़ाई के दौरान अनिवार्य रूप से कुछ निशान पीछे रह ही जाते हैं। किसी भेस की जरूरत नहीं है। लिन शेन ने तुरंत अपने बेस म्यूटेशन कारपेस का इस्तेमाल किया। मैं ऐसे ही जाऊंगा, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। समय। वेई वुफू कहना चाहता था कि यदि समय बहुत लंबा था तो लिन शेन अपनी बेस म्यूटेशन स्थिति को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाएगा। मेरे लिए ये लंबा नहीं है। लिन शेन की प्रतिक्रिया ने वेई वुफू को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। रियल्म किंग ग्रह तक पहुंचने के लिए 3 दिन की समय सीमा थी, जिसका मतलब था कि लिन शेन को 3 दिनों तक अपनी बेस म्यूटेशन अवस्था को बनाए रखना था। वेई वुफू जानता था कि वह अपनी बेस म्यूटेशन अवस्था को लगातार इतने लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता, बीच में निश्चित रूप से एक रिकवरी अवधि की आवश्यकता होगी। लिन शेन ने कहा कि उसे कोई समस्या नहीं है और वेई वुफू ने उस पर विश्वास किया। इस सहनशीलता ने वेई वुफू को भी थोड़ा आश्चर्यचकित किया। लिन शेन अपना सामान पैक करने चला गया। उसने सबसे पहले अपना सामान अपने बैग में डाला। बेशक वह अब तियानचिन के पैराडाइज बैकपैक का उपयोग नहीं कर सकता था और इसके बजाय उसने अल्ट्रा बन ट्राइब बैकपैक का उपयोग करना शुरू कर दिया। एंजल रिवॉल्वर को भी बैकपैक में रखा गया था ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए एक अन्य रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया था जो एक वाइस कोर कमांडर की थी,
ये केवल थोड़ी धीमी थी, कोई बड़ा प्रभाव नहीं डालती थी। बिग रेड बुल का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन फ्रॉस्ट स्पोर्ट्समैन या डेथ पाउडर का नहीं। उसके ज्यादातर दूसरे पालतू जानवरों का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। वास्तव में लिन शेन ने इन पालतू जानवरों का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि उसके पास ड्रैगन हंटर जीवेस था, जो इस बार उसकी यात्रा के लिए मुख्य शक्ति थी। हालांकि रियल्म किंग ग्रह पर अधिकांश बेस वेरिएंट प्राणी ड्रैगन प्रकार के प्राणी नहीं हैं, भले ही ड्रैगन हत्या प्रतिभा प्रभावी नहीं है, जीवेस की अन्य प्रतिभाओं के साथ ये बेस वेरिएंट प्राणियों के बीच लगभग अजेय है। सामान पैक करने के बाद लिन शेन और वेई वुफू एक साथ जिनशुई झील की ओर चल पड़े। जिनशुई झील पर पहुंचने पर दोनों को पता चला कि कुछ गड़बड़ है। वेई वुफू लिन शेन को सीकॉर्न बेस कैंप ले गया और वहां से बेस म्यूटेटर्स में शामिल हो गया। सीकॉर्न बेस कैंप में पहुंचने पर उन्हें पता चला कि कैंप पर नजर रखने के लिए केवल कुछ ही लोग बचे थे तथा अधिकांश लोग अनुपस्थित थे। पूछताछ करने पर वेई वुफू को पता चला कि विभिन्न ठिकानों के प्रतिनिधि संयुक्त अभियान पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे थे। दोनों बैठक के लिए जल्दी से पहुंचे, जो कि उनके लिए फायदेमंद था। एक बड़े समूह के साथ लड़ाई में जाने का मतलब था कि उन्हें अल्ट्रा बर्निंग कोर द्वारा घेर लिए जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जब वे बैठक स्थल पर पहुंचे तो वेई वुफू के वेई परिवार से संबंध के कारण वे आसानी से कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर गए। तभी उन्हें पता चला कि बैठक कक्ष के अंदर गर्मागर्म बहस जोरों पर थी। क्या मेरे लिए सब कुछ कर गुजरना उचित नहीं है? बैकवोट। सभी प्रमुख ठिकानों पर इस बात पर बहस हो रही थी कि इस संयुक्त ऑपरेशन का कमांडर कौन होना चाहिए। इस ऑपरेशन में दर्जनों बेस और लगभग 100 परिवार शामिल थे, जिनमें से केवल सुपर बेस के परिवारों की संख्या ही 1 दर्जन से अधिक थी। कुछ छोटे परिवारों और अकेले भेड़ियों को जोड़कर इस ऑपरेशन में भाग लेने वाले म्यूटेटर्स की संख्या लगभग 10,000 थी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए निश्चित रूप से एकीकृत कमान की आवश्यकता थी, लेकिन कमांडर कौन होगा? छोटे परिवारों और अकेले भेड़ियों को कोई आपत्ति नहीं थी, वे मुख्य बल का अनुसरण करने में प्रसन्न थे, लेकिन बड़े परिवारों के लोग अलग तरह से सोचते थे और समग्र कमांडर के पद के लिए होड़ कर रहे थे। लिन शेन ने कई परिचित चेहरे देखे, ओयांग यूडू, बाई शेनफेई, मो शेन की, जुओ किंगलोंग, जुओ किंगमेंग और अन्य सभी वहां थे। जू त्यानगे भी मौजूद थे, लेकिन उनके परिवार की ताकत को देखते हुए मुख्य मंच पर जगह मिलना तो दूर की बात थी, निचले स्टैंड में भी उन्हें सबसे पीछे जगह मिली। तेज नजर वाले शू त्यानगे ने वेई वुफू को देखा और जल्दी से उसके पास पहुंचे। भाई वेई, आप कब वापस आए? जैसे ही उसने कहा, जू त्यानगे ने वेई वुफू के पास लिन शेन की ओर देखा, लेकिन उसे पहचानने में असफल रहा। उसने जो कवच पहना था वह उसे पहले से बहुत अलग लग रहा था, जिससे उसे उसी व्यक्ति के रूप में पहचानना मुश्किल हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अभी क्या स्थिति है? वेई वुफू ने पूछा। ये बड़े परिवारों के लोग हैं जो ऑपरेशन के समग्र कमांडर बनना चाहते हैं। अभी 3 सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार स्वॉर्ड अलायंस से जुओ किंगलोंग, सीकॉर्न बेस से बाई शेनफेई और आर्म्ड बेस से हुआंग शियाओहू हैं। जू त्यानगे ने उन्हें स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया। ओयुयांग यूडू उनमें से क्यों नहीं है? लिन शेन को यह अजीब लगा कि ओयुयांग यूडू की ताकत और प्रसिद्धि के बावजूद उसका उल्लेख नहीं किया गया। लिन शेन ने बोलते समय जानबूझकर आवाज बदलने की तकनीक का इस्तेमाल किया, ठीक उसी तरह जैसे उसने अपने चौथे भाई की नकल की थी, जिससे जू त्यानगे उसकी आवाज को पहचानने में असमर्थ हो गया। गॉड्स लव बेस सीकॉर्न बेस का समर्थन कर रहा है, वे आपस में मिले हुए हैं। उनके उम्मीदवार बाई शेनफेई हैं, जू त्यानगे ने समझाया। तीनों सबसे लोकप्रिय उम्मीदवारों के पास कई बड़े परिवार हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं, यही वजह है कि वे सबसे आगे हैं। तुम्हारा नाम क्या है, दोस्त? अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद जू त्यानगे ने लिन शेन को देखा और पूछा। बस मुझे तियान कहो, और यह मेरा भाई है, लिन शेन ने वेई वुफू की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। लिन शेन के मन में अभी भी तियानचेन के प्रति सम्मान था, क्योंकि तियानचेन से किसी का रूप धारण करना उसके लिए शर्मनाक नहीं था। तो आप भाई तियान हैं। मैं जू त्यानगे हूँ, यशेन बेस के जू परिवार से, भाई वेई का भाई भी। तो अब हम सब एक परिवार हैं, जू त्यानगे ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसे पता चला कि लिन शेन तियानचेन के वेई परिवार से थे। वे तीनों पीछे खड़े होकर कुछ देर तक सुनते रहे। प्रत्येक परिवार की अपनी राय थी और कोई भी दूसरे की राय मानने को तैयार नहीं था। ये ढीली रेत के ढेर जैसा है, लिन शेन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाते हुए कहा।
इस दर पर भले ही एक कमांडर को जबरदस्ती चुना गया हो, लेकिन रियल किंग ग्रह पर पहुंचने के बाद एकता की कमान संभालना मुश्किल होगा। आपसी लड़ाई में मनुष्य सबसे अच्छे होते हैं, ये तो बस एक छोटा सा दृश्य है, जू तियानगे ने हंसते हुए कहा। आधे दिन की मीटिंग के बाद भी वे कमांडर चुनने में असफल रहे। उन्होंने अगले दिन वोट देने की तैयारी की और जो सबसे ज्यादा वोट पाता वह कमांडर बन जाता। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब बैठक समाप्त हो गई तो वेई वुफू ने लिन शेन को सीकॉर्न बेस के प्रभारी व्यक्ति जुन जियान से मिलने के लिए ले गए, क्योंकि उनके पास एजेंडा था। भाई वेई, मेरे साथ शिविर में वापस आओ। परसों ही रियल किंग कल्टीवेशन डिवाइस सक्रिय हो जाएगी और तब तक तुम देवी पत्नी और अन्य लोगों के साथ प्रवेश कर सकते हो। जुन जियान ने वेई वुफू का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। वेई परिवार अपनी युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था और वे जहां भी जाते थे लोकप्रिय होते थे। वेई वुफू और लिन शेन का इरादा तो यही था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने मना नहीं किया। बैकवोट। लिन शेन क्यों नहीं आए? बाय शेनफेई, जो जुन जियान के साथ चल रही थी, ने वेई वुफू को देखा और फिर उसके बगल में खड़े लिन शेन को देखा और भौहें सिकुड़ते हुए उसने पूछा। वेई वुफू ने जवाब दिया, वह व्यस्त है। बाय शेनफेई ने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन मो शेन की बहुत उत्सुक था और उसने लिन शेन की ओर देखते हुए कहा, क्या तियानचेन का वेई परिवार भी विकास सिद्धांत की खेती करता है? स्वाभाविक रूप से वे करते हैं, लिन शेन ने लापरवाही से जवाब दिया। मो शेनकी ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि महान परिवारों के सभी लोग जानते थे कि वेई परिवार के सभी सदस्य फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए का अभ्यास करते थे। फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए की उत्पत्ति शक्तिशाली ब्रह्मांडीय फीनिक्स कबीले से हुई है और यह कबीले के 9 महान रहस्यों में से एक है, जिसे बाहरी लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। पृथ्वी पर चलने वाले वेई परिवार की पहली पीढ़ी ने ब्रह्मांड में अपने रोमांच के दौरान संयोग से इसे प्राप्त किया। तब से वेई परिवार के सभी सदस्य फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए का अभ्यास करते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। वेई परिवार की प्रत्येक पीढ़ी में केवल एक व्यक्ति होता है जो पृथ्वी पर चलता है, और इस पीढ़ी का पृथ्वी पर चलने वाला व्यक्ति वेई वुफू था। बाहरी दुनिया के साथ तियानचेन के सभी मामले पृथ्वी पर चलने वाले व्यक्ति पर निर्भर थे जब तक कि वेई वुफू आरोहण स्तर के शिखर पर नहीं पहुंच गया। फिर उसे अगले स्तर पर आगे बढ़ने के लिए तियानचेंग लौटने की जरूरत थी, जिसके बाद वह केवल भूमिगत स्थान की रक्षा करने के लिए तियानचेंग में रह सकता था और एक अन्य पृथ्वी पर चलने वाले व्यक्ति को चुना जाएगा। वेई वुफू को पृथ्वी पर चलने वाले के रूप में चुना जाना ये दर्शाता है कि वेई परिवार के पास वास्तव में कोई और नहीं था। अन्यथा वेई वुफू, जो लोगों के साथ बातचीत करने में अच्छा नहीं था, पृथ्वी पर चलने वाले के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं होता। यदि कोई अन्य योग्य व्यक्ति होता तो संभवतः वह वेई वुफू को नहीं चुनता। मेरा उपनाम वेई नहीं है, बस मुझे तियान कहो, लिन शेन को समझाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह वेई परिवार से नहीं बल्कि तियानचेन से आए व्यक्ति का स्वांग रच रहा था, क्योंकि जो लोग तियानचेन को जानते थे वे जानते थे कि वेई परिवार में केवल कुछ ही सदस्य हैं और अचानक से एक नया पूर्ण विकसित व्यक्ति नहीं आ सकता। मैं समझता हूँ, मो शेनकी ने सोचा कि लिन शेन उन लोगों में से एक था जो स्वेच्छा से वेई परिवार को भूमिगत स्थान की रक्षा करने में मदद करने के लिए तियानचेन गए थे, इसलिए लिन शेन के लिए किसी भी बेस म्यूटेशन कौशल का अभ्यास करना सामान्य था। जू तियानगे को अलविदा कहने के बाद वे दोनों सी कॉर्न बेस से लोगों के पीछे पीछे उनके शिविर तक चले गए। रात के खाने के बाद लिन शेन झील के किनारे अकेले टहल रहा था। वास्तव में वह अमर दरबार पर कदम रखने का अभ्यास कर रहा था, लेकिन दूसरों को ऐसा लग रहा था कि वह बस घूम रहा था। जैसे ही वह कुछ दूर चला, उसने अचानक बाय शेनफेई को इस तरफ से आते देखा। लिन शेन ने बाय शेनफेई को मोज़ेक पहने हुए देखा और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि अग्निबीज शायद अब उसकी पहुंच से बाहर है। क्यों न फिर से कोशिश की जाए। जब वे झील के किनारे एक दूसरे के सामने आए तो बाय शेनफेई ने अचानक लिन शेन को देखा और कहा, मिस बाय, आप किस बारे में बात कर रही हैं? लिन शेन थोड़ा चौंका। उसे पता था कि बाय शेनफेई को उसकी पहचान पर शक था, लेकिन फिर भी वह मूक बना रहा। तुम्हारा भेष दूसरों को तो मूर्ख बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं, बाय शेनफेई ने ठंडे स्वर में कहा। क्यों न प्रतिभा सिद्धांत को एक और बार आजमाया जाए। विकास सिद्धांत चुनकर तुम अपने भविष्य को एक दृश्यमान अंत तक सीमित कर रहे हो, जिसके अलावा कोई अन्य संभावना नहीं है। बाय शेनफेई इतनी दूर चली गई थी कि लिन शेन अब और दिखावा नहीं कर सकता था और केवल आहें भर सकता था। कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मेरी प्रतिभा ने निर्धारित किया है कि मैं प्रतिभा सिद्धांत की खेती नहीं कर सकता।
दृढ़ता से काम करने से क्या फायदा है? जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं तब तक संभावना बनी रह सकती है। प्रतिभा सिद्धांत प्रतिभा को देखता है, लेकिन इसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प की भी आवश्यकता होती है। शायद अगर आप इसे विकसित करना शुरू नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प पर्याप्त रूप से दृढ़ नहीं है, बाई शेनफेई ने आगे कहा। ये सिर्फ एक विकास कौशल है और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए इतनी मेहनत करना जरूरी है। लिन शेन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, यह नहीं जानते हुए कि बाई शेनफेई उस पर प्रतिभा सिद्धांत का अभ्यास करने के लिए इतना क्यों अड़े हुए थे। क्या मेरे लिए कड़ी मेहनत करना उचित नहीं है? बाई शेनफेई ने अचानक कहा, जिससे लिन शेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये जिंगरेन। लिन शेन दंग रह गया। उसकी नजर में बाई शेनफेई के शब्द किसी जबरदस्त स्वीकारोक्ति से कम नहीं थे। कोई आश्चर्य नहीं कि बाई शेनफेई ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि मैं उपहार सिद्धांत को अपनाऊं। यह अच्छी तरह जानते हुए कि मैंने उपहार सिद्धांत में महारत हासिल नहीं की है, फिर भी उसने दूसरों से कहा कि मैं उसका उम्मीदवार हूं। मामला आखिरकार सुलझ गया, वह हमेशा से मुझसे गुप्त रूप से प्यार करती रही है। कोई आश्चर्य नहीं। ओह मेरा अनूठा आकर्षण। लड़की, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें निराश किया और तुम्हारे स्नेह की सराहना करने में विफल रहा। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अगर मुझे ये पता होता तो मैं और अधिक प्रयास करता। लिन शेन अंदर से थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। लिन शेन को यह नहीं पता था कि बाई शेनफेई ने वे शब्द इसलिए कहे थे क्योंकि उसे लगा था कि वह उसके साथ सोया था। बेशक लिन शेन ने वास्तव में उसके साथ सोया था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उसने कल्पना की थी। मैं वास्तव में और अधिक प्रयास करना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे केवल कड़ी मेहनत से हासिल किया जा सके। लिन शेन को लगा कि वह उस महिला को चोट नहीं पहुंचा सकता जो उस पर गुप्त क्रश रखती है, इसलिए उसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। ये सुनकर बाई शेनफेई कुछ देर के लिए चुप हो गई। वह जानती थी कि गिफ्ट थ्योरी ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल कड़ी मेहनत करके हासिल किया जा सके, इसमें केवल कुछ ही संभावनाएं हैं। लेकिन अब वह उलझन में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किस तरह के व्यक्ति से शादी करना चाहती है। इससे पहले कि वह गलती से सोचती कि लिन शेन के साथ कुछ हुआ है, उसका एकमात्र लक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जो उपहार सिद्धांत में महारत हासिल कर सके। ये स्वर्ग द्वारा किया गया चुनाव था और उसे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। वह किसके साथ थी, यह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण तो ये था कि उपहार सिद्धांत को तोड़ा गया। हालांकि उस घटना के बाद बाई शेनफेई की मानसिकता में एक सूक्ष्म परिवर्तन आया। अब यहां तक कि बाई शेनफेई को भी नहीं पता था कि लिन शेन के प्रति उसकी भावनाएं वास्तव में क्या थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। ज्यादातर उनमें क्रोध और घृणा होनी चाहिए, यहां तक कि उसने अपने हाथों से लिन शेन की जान लेने के बारे में भी सोचा था, लेकिन वे पूरी तरह से क्रोध और घृणा से बने नहीं थे। कम से कम उसने हिचकिचाहट दिखाए, अन्यथा वह उसी समय लिन शेन के खिलाफ कार्रवाई कर देती। इससे पहले वह लिन शेन को नापसंद नहीं करती थी। समय के साथ बाई शेनफेई ने सोचा था कि यदि लिन शेन उपहार सिद्धांत को विकसित करने में कामयाब हो जाती है, तो वह खुद को ये सांत्वना दे सकती है कि जो कुछ भी हुआ था वह स्वर्ग द्वारा व्यवस्थित था। लेकिन अब लिन शेन ने स्पष्ट रूप से विकास सिद्धांत को अपनाने का फैसला किया था, जिससे वह बहुत निराश हो गई और उसके पास खुद को सांत्वना देने का कोई बहाना नहीं था। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? बाई शेनफेई ने लिन शेन को ठंडी नजर से देखा। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, उसका गुस्सा बढ़ता जाता। इससे लिन शेन ने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। उसे पहले संदेह था कि बाई शेनफेई ने शायद ये गलत समझ लिया है कि उसने कुछ किया है, लेकिन बाद में उसने सोचा कि यह बहुत ही असंभव है। अब बाई शेनफेई को ये कहते हुए सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने शायद गलत समझा है। बाई शेनफेई, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उस दिन कुछ नहीं हुआ, मैं बस थका हुआ था और तुम्हारे बगल में सो गया था। लिन शेन ने यथासंभव चतुराई से अपनी बात कहने की कोशिश की। वो बस इतना नहीं कह सकता था, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोया, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। लिन शेन की बात सुनने के बाद बाई शेनफेई पहले तो अचंभित रह गई, फिर उसे लगा जैसे उसके दिल से एक बड़ा पत्थर हट गया हो और उसके ऊपर राहत की भावना छा गई। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो। बाई शेनफेई अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही थी और उसने फिर से पुष्टि चाही। बड़ी बहन, मैंने वास्तव में तुम्हें छुआ तक नहीं। मैं भगवान की कसम खा सकता हूँ,
तुम्हें भूमिगत स्थान से बाहर निकालने के अलावा मैंने सोते समय तुम पर एक उंगली भी नहीं रखी। सच में तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा, मुझे तुम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। लिन शेन गलतफहमी को दूर करने की जल्दी में था और जल्दबाजी में उसने अपनी मंशा से ज्यादा बोल दिया। बाय शेनफेई, जो शुरू में लिन शेन की बातें सुनने के बाद बहुत बेहतर महसूस कर रही थी, अचानक बाकी बातें सुनने के बाद फिर से असहज महसूस करने लगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। आप किसे बड़ी बहन कह रही हैं? आपका क्या मतलब है कि आपको मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है? बाय शेनफेई को बहुत नाखुशी महसूस हुई और लिन शेन की ओर उसकी नजर एक बार फिर ठंडी हो गई। हालांकि बाय शेनफेई ने छोटी उम्र से ही कभी भी पुरुषों और महिलाओं के मामलों पर ध्यान नहीं दिया था, फिर भी वह एक इंसान थी, कोई मशीन नहीं। ये कहना असंभव था कि उसमें स्त्रीत्व की भावना का जरा भी अंश नहीं था। अब उसके चेहरे पर इस तरह से कहा जाने पर बाय शेनफेई असहज महसूस कर रही थी। NOWELL-BE-IN.CO। यह अच्छी बात है, मैं भी आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, बाय शेनफेई ने कहा और लिन शेन पर ध्यान न देते हुए जाने के लिए मुड़ गई। कृपया फिलहाल मेरी पहचान गुप्त रखें। जहां तक डार्क बर्ड का मामला है, मैं इसे भी आपके लिए गुप्त रखूंगा, लिन शेन ने जल्दी से पीछे से कहा। बाय शेनफेई ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया और तेजी से चली गई। महिलाएं वास्तव में अजीब प्राणी हैं। जब कोई गलतफहमी हुई तो उन्होंने मुझसे ठीक से बात की, लेकिन अब जब हमने इसे सुलझा लिया है तो वे क्यों मूडी हो जाती हैं? मुझे समझाने से पहले बेहतर पता होना चाहिए था, लिन शेन ने खुद से कहा, ये समझने में असमर्थ कि बाय शेनफेई क्या सोच रही थी। बाय शेनफेई जब अपने तंबू में लौटी तो उसे बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। पिछले कुछ समय से यह मुद्दा उसके दिमाग पर भारी पड़ रहा था, जिसके कारण वह कई बातों पर विचार कर रही थी। वह खुद को लिन शेन को मारने के लिए नहीं ला सकी, लेकिन वह उसे माफ भी नहीं कर सकी। उसके दिल में हमेशा एक गांठ रहती थी। आज अंततः उसने उस गांठ को खोल दिया और उसका दिल बहुत हल्का महसूस हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन लिन शेन ने जो कहा था उसके बारे में सोचते हुए बाय शेनफेई को अपने दांतों के पीछे खुजली महसूस हुई। तुम्हें लगता है कि किसी भी विकास कौशल का अभ्यास करना एक जैसा है? खैर, मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि प्रतिभा सिद्धांत विकास सिद्धांत से कितना अलग है। बाय शेनफेई ने अपने दिल में योजना बनाई, लिन शेन को एक कठोर झटका देने के तरीकों के बारे में सोचते हुए। अगले दिन मतदान बैठक के दौरान लिन शेन और वेई वुफू उपस्थित नहीं हुए। उनके लिए यह मायने नहीं रखता था कि कमांडर कौन बनता है, और उन्हें वैसे भी वोट देने का अधिकार नहीं था। केवल 1 दर्जन या उससे अधिक बड़े परिवारों को ही मतदान का अधिकार था, जो मूल रूप से जिनशुई झील के आसपास की सीटों पर कब्जा किए हुए थे, न कि इस ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को। जब जुन जियान और अन्य लोग वापस लौटे, तभी लिन शेन को पता चला कि मतदान से समस्या का समाधान नहीं हुआ था। कुल 17 वोट पड़े, जिसमें बाय शेनफेई को 6 वोट मिले, हुआंग शियाओहू को भी 6 वोट मिले तथा जुओ किंगलोव को 5 वोट मिले। वे बाय शेनफेई और हुआंग शियाओहू के बीच फिर से मतदान करने की योजना बना रहे थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आखिरी समय में जुओ किंगलोव के लिए एक अतिरिक्त वोट दिखाई दिया, जिससे तीनों उम्मीदवारों को 6-6 वोट मिले, जिससे मामला जटिल हो गया। अचानक से एक अतिरिक्त वोट आ गया। एक अतिरिक्त वोट कैसे हो सकता है? लिन शेन काफी हैरान थे। उन्होंने कभी ऐसी स्थिति के बारे में नहीं सुना था जहां मतदान के दौरान अचानक एक अतिरिक्त वोट आ जाए। मो शेनकी ने बताया, ये वोट याशिन बेस का है। आखिरकार वे मेजबान हैं और मूल रूप से उन्हें 1 वोट का अधिकार था। लिन शेन को यह और भी अजीब लगा। याशिन बेस सिर्फ एक छोटा सा बेस था जो बड़े परिवारों पर निर्भर था। यदि इन बड़े परिवारों ने उन्हें मेजबान माना होता तो उन्हें शुरू से ही जिनशुई झील के आसपास का क्षेत्र यशेन बेस के लिए अलग रख देना चाहिए था। वास्तव में उन्होंने यशेन बेस के लिए कोई स्थान आवंटित नहीं किया था। जू परिवार और लू परिवार जो रियल्म किंग ग्रह में प्रवेश करना चाहते थे, उन्हें अभी भी उन प्रमुख परिवारों के क्षेत्रों से गुजरना पड़ा। यशेन बेस के पास पहले कोई वोट नहीं था, तो आज अचानक उसे 1 वोट कैसे मिल गया? लिन शेन और वेई वुफू की उलझन को समझते हुए मो शेनकी ने टिप्पणी की, पहले यशेन बेस के पास वोट नहीं था क्योंकि उनके पास पर्याप्त वजन नहीं था। कल यशेन बेस की स्थिति में सुधार हुआ। मेजबान के रूप में उन्हें 1 वोट मिला और कोई भी इस पर आपत्ति नहीं कर सकता। उनका प्रतिनिधि कौन है? लिन शेन कल्पना नहीं कर सकता था कि यशेन बेस अचानक इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। ये जिंगरेन की बेटी, मो शेनकी ने कहा। ये जिंगरेन की बेटी,
लिन शेन ये सुनकर चकित रह गया क्योंकि ये जिनग्रेन नाम वास्तव में आश्चर्यजनक था। बैकक्वोट